ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। अब अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अगर हम हर चैप्टर को लिंक करते जाएं तो अभी तक हम पहले हमने देखा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। फिर उनका देखा हमने स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और स्ट्रक्चर से हम आए कल्चर पे, ठीक है। स्ट्रक्चर से हम आए कल्चर पे। कल्चर मतलब वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स वगैरह क्या होते हैं। अब हम आने जा रहे हैं किस तरफ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। आईटी का क्या रोल है बिजनेस के अंदर, या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, क्या सिस्टम है बिजनेस के अंदर। अब जाहिर है इसकी एग्जांपल मैं इस तरह भी दे सकती हूँ कि आईटी का रोल इस तरह भी है कि आईटी की टेक्नोलॉजी से आईटी की टेक्नोलॉजी से ही आप लोग घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस लेते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस लेने का मतलब ये है कि आईटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, ठीक है। आईटी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि लाइक आप अपने घरों में बैठ के ले रहे हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इतनी सक्सेस ली है कि ऑनलाइन, यानी कि आपको कैंपस जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल क्लास लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे ही क्लासेस ले रहे हो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होंगे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट तरह के सिस्टम्स होंगे, हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक लेवल पे कौन सा सिस्टम यूज होगा, टेक्निकल लेवल पे कौन सा सिस्टम यूज होगा, ऑपरेशनल लेवल पे कौन सा सिस्टम यूज होगा। डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट तरह के सिस्टम्स यूज होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, डाटा का क्या मतलब होता है। इससे फिर हम लोग आगे चलेंगे, और ये कुछ चीजें हम लोगों ने MA1 MA2 के लेवल पे भी पढ़ी हुई है। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या क्या डिफरेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इंफॉर्मेशन की क्वालिटीज क्या होती हैं। जैसे आपने वो MA1 में पढ़ा था कि एक्यूरेट वर्ड होता है, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट। तो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पढ़ेंगे। फिर उसको मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के साथ लिंक करेंगे। फिनटेक का क्या रोल है, फिनटेक आजकल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके अंदर ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी लेंथी भी है। फिर डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर, आजकल अगर हम लोग देखें तो जो न्यू एरा है वो उसके अंदर सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो गई हैं। अकाउंटिंग भी जितनी भी है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर शिफ्ट हो गई है, मतलब सब कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और मैंने जैसे बताया था कि हर चैप्टर का लिंक होता है दूसरे चैप्टर से, तो या हर चैप्टर का लिंक होगा दूसरे सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे देखें उसने आपको बताया भी है कि आप ये सिस्टम जाके, जो कि बिग डाटा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम, ये आप एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि P5 में पढ़ोगे। P5 में एडवांस पर जो PM है, यानी कि आपका F5 का पेपर है, उसका एडवांस जो है एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसमें जाके पढ़ोगे। और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो अगेन SBL है। मैंने आपको बताया हुआ है कि F1 का जितना भी पेपर है वो ज्यादातर उसका 60% चीजें SBL के अंदर होंगी, जो कि आपका प्रोफेशनल लेवल का पेपर है। दोनों प्रोफेशनल P लेवल के पेपर है। अच्छा खैर, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये डिस्कशन तो हमारी हर क्लास में होती रहती है। चैप्टर हमारा क्या है? डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा एंड इंफॉर्मेशन। पहली बात यह है कि वर्ड डाटा क्या होगा और इंफॉर्मेशन क्या होगी। अगर हम लोग, वैसे तो ये चीजें हमने MA1 में भी डिस्कस की हैं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और किट भी इसकी आप लोगों ने अच्छे से की है। डाटा हमने क्या पढ़ा था? डाटा क्या चीज होती है? डाटा होती है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जो कि बेसिकली कंप्लीट नहीं होते फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए, उसके लिए भी आपको चीजें चाहिए होती हैं, कंप्लीट नहीं होते। और इंफॉर्मेशन क्या होती है? हर वो चीज जो प्रोसेस हो के, यानी कि हर वो डाटा जो प्रोसेस होने के बाद एक क्लियर मीनिंग, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। डेटा कंसिस्ट
नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, रॉ फैक्ट्स, इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस, ये हमने पढ़ा हुआ है। जिसके ऊपर अभी वर्किंग होनी है वो डाटा होता है। इंफॉर्मेशन क्या चीज है? जो कि प्रोसेस्ड फॉर्म होगी। अब डाटा के लिए हमेशा वो यूज करेगा वर्ड नॉट येट प्रोसेस्ड, मतलब वो वाली बातें जो अभी प्रोसेस्ड नहीं है, जिससे आप कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते, मतलब उसको सूटेबल डिसीजन के लिए यूज नहीं कर सकते, वो डाटा होता है। ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या होगी? जो कि क्लियर कट फॉर्म होगी। अच्छा, डाटा अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखें, डाटा की भी टाइप्स होती हैं। ठीक है। डाटा भी डिफरेंट तरह से गैदर किया जाता है, डिफरेंट टाइप का डाटा होता है। एक डाटा होता है जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, एक होता है क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वांटिटी वर्ड से क्वांटिटेटिव निकला है, क्वांटिटी वर्ड से क्वांटिटेटिव निकला है। क्वांटिटी वर्ड का क्या मतलब होगा? क्वांटिटी जिसका जिसका मतलब होता है मिकदार, जिसको गिना जा सके, काउंट किया जा सके। तो वो डाटा जो कि न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है, डाटा जो कि न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है। जैसे स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब आवर्स। अब जैसे 5 घंटे चाहिए 1 यूनिट को बनाने के लिए, 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपके 5 आवर्स हैं, तो इनको हम न्यूमेरिकली देख सकते हैं, जो कि नंबर्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। वो डाटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटी कभी भी मैयर नहीं हो सकती। जैसे यहाँ क्वालिटी का मतलब ये है कि जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 5 नंबर की चीज है। 5 नंबर की चीज मतलब बहुत अच्छी चीज है तो हम कहें 5 नंबर की चीज है, नहीं, हम यह कहते हैं बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है। जैसे वो कहता है ग्रेड ऑफ लेबर यूज टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब हम ये कहें कि किस ग्रेड का, किस क्वालिटी का लेबर उस यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है। हम कहते हैं कि ये बहुत ही एक्सीलेंट लेबर है, बहुत अच्छा लेबर है, स्किलफुल लेबर है जो कि उस यूनिट को बना रहा है। हम ये नहीं कहते कि 5 नंबर का क्वालिटेटिव जो पर्सन है वो है, या 100 नंबर का पर्सन है, नहीं। हम ये कहते हैं कि ये बंदा बहुत स्किलफुल है, ये बहुत अच्छा है, या परसेंटेज के अंदर हम कहते हैं कि इतने परसेंट, या बहुत परफेक्ट है, या हम ये कह सकते हैं जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है वो भी मैयर नहीं हो सकती। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मतलब कोई मेरे से लेक्चर लेके इतने डॉलर का या इतने नंबर का सेटिस्फाई है। हाँ, मैं कहूंगी या तो सेटिस्फाई है या नहीं है, तो दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव डाटा होता है। फिर डाटा होता है एक डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वर्ड तब यूज होता है जब फिक्स्ड डाटा होता है। फिक्स्ड डाटा मतलब जिसको आप पॉइंट्स में नहीं लिखते। यहाँ पे मैं ये ऐड करूंगी जो कि विदाउट पॉइंट्स होता है। विदाउट पॉइंट्स का मतलब ये कि जहाँ पे सीधा सीधा आप 35, 36, 37 ये यूज करते हो। अगर लेट से आपका डाटा है 35.5, आप इसको राउंड ऑफ करके 36 लिखोगे, पॉइंट में नहीं लिखोगे, दैट डाटा इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स, एक ही स्पेसिफिक वैल्यू जिसके अंदर आप पॉइंट नहीं लिखते। जबकि कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जिसके अंदर पॉइंट्स में डाटा होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि पॉइंट्स वाइज डाटा, मतलब पॉइंट्स में डाटा होगा। जैसे 4.375, या और डाटा आप लिख लेते हो, जैसे हम ये कहें कि 37.875, ये भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यू डाटा है। तो जो डाटा फिक्स्ड एक डिजिट में लिखा जाता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू में लिखा जाता है, वो डिस्क्रीट होता है। और जो डाटा कॉन्टिन्यूस यानी कि पॉइंट के बाद भी लिखा जाता है, उसको हम कॉन्टिन्यूस डाटा कहते हैं। ठीक है। डाटा नीड्स टू बी कलेक्टेड एंड समराइज इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय यूजर। अब यूजर कौन है? यूजर वो बंदा है जो कि यूजर वो बंदा है जो कि बेसिकली जो डाटा को यूज करेगा, जिसके लिए डाटा बनाया गया है, जो डाटा को पढ़ेगा, समझेगा, यूज करेगा। तो डाटा वो कह रहा है ऐसा होना चाहिए, ऐसे कलेक्ट और समराइज करना चाहिए जो कि यूजर के लिए बेहतर हो। अब डिफरेंट तरह का डाटा होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ये आप लोगों ने MA1 MA2 में भी पढ़ा हुआ है, इवन के F2 के भी कुछ चैप्टर्स के अंदर ये डिस्कस हुआ हुआ है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए वेरी फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार कलेक्ट किया गया हो, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया हो। वो डाटा जिसके ऊपर अभी कोई वर्किंग ना की हुई हो, जो डाटा बाद में कोई और यूज कर सकता है, लेकिन पहली बार स्टैंडर्ड डाटा किसी ने लिया हुआ हो, फर्स्ट टाइम वो कलेक्ट हुआ हुआ हो। प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर इंक्वायरी, मैंने कहा स्पेसिफिक पर्पज के लिए,
किसी मकसद के लिए वो डाटा कलेक्ट किया गया है। जैसे आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, जैसे एम्प्लॉयज वुड ऑब्जर्विंग परफॉर्मिंग अ वैल्यू एडिंग, मतलब एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करके एक डाटा फॉर्म लिया जा रहा है, एक डाटा कलेक्शन की जा रही है कि हम देखें कि एम्प्लॉयज कितनी वैल्यू एडिंग कर रहे हैं, यानी कि एक्टिविटीज को परफॉर्म अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं, तो उसका एक डाटा सेट बनाया जा रहा है। तो वो फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट हो रहा है, उसको डाटा प्राइमरी कहेंगे। Data collected by trade association from a number of firms comprising association, मतलब वो अब एग्जांपल्स दे रहा है। ट्रेड एसोसिएशन स्टैटिस्टिक्स बिकम सेकेंडरी डाटा, मतलब ये कि जो डाटा किसी ट्रेड एसोसिएशन यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले कलेक्ट किया हुआ है, आप उनसे मांग रहे हो। जैसे अगर आप गूगल से उठा रहे हो तो वो सेकेंडरी डाटा होता है, वो समवेयर एल्स किसी और ने कलेक्ट करके वहां पे अपलोड किया हुआ होता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, अदाद और शुमार, इनके नंबर्स के अंदर जो डाटा होता है। जैसे किसी भी कंट्री का एक स्टेटिस्टिकल हाउस होता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है, जिसके अंदर वो कलेक्ट करके उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है कि यहाँ पे एजुकेशन रेट कितने परसेंट है, यहाँ पे कितने आबादी पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग यंग हैं, कितने लोग ओल्ड एज हैं, कितने लोग किड्स हैं हर सूबे के हर, तो वो पूरा का पूरा एक स्टेटिस्टिक हाउस होता है। तो अब अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे कोई प्रोजेक्ट करना है, तो मैं डाटा कहाँ से उठाऊंगी, सोर्सेज से उठाऊंगी, गूगल से उठाऊंगी। तो वो सारा डाटा सेकेंडरी होगा, ठीक है, जो समवेयर किसी ट्रेड एसोसिएशन से, टैक्स अथॉरिटीज से ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है, वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे डाटा को, अब आ जाते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है? इंफॉर्मेशन हमने वैसे पढ़ा हुआ है, मैं इसको बहुत ज्यादा डीप डाउन जाके नहीं बता रही, वैसे एग्जांपल्स तो बहुत सारी इसके रिलेटेड बनती हैं, बट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जब पढ़ा हुआ है, आगे जो टॉपिक्स नए आएंगे उन पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। अच्छा, इंफॉर्मेशन हमने क्या कहा था, डाटा। मैंने एग्जांपल भी आपको, जो लास्ट वीडियोस हैं M1 की, उधर मैंने इसकी एग्जांपल दे के बताया हुआ है कि आप कोई भी 1 3 6 इस तरह के डिजिट्स लिखते हो तो आपको समझ नहीं आती कि इसको क्या हमने किया हुआ है। फिर प्रोसेस करके आप एक पूरा सेट बनाते हो जिससे आप डिसीजन ले सकते हो, तो वो इंफॉर्मेशन होती है। तो डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है, जो मीनिंग उसका निकलता है, उस मीनिंग को जो रिसीव करने वाला बंदा है वो समझ सकता है और डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वो चीज होती है इंफॉर्मेशन। तो डाटा वो चीज होती है जिसको प्रोसेस करके इस तरह बनाया जाता है जो क्वालिटी इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग जिससे हो सकती है। इंफॉर्मेशन इज वाइटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। इंटरनली मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंदर भी काम करने के लिए एक दूसरे एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन हर चीज बतानी पड़ती है। एक्सटर्नली बाहर की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। बाहर की इंफॉर्मेशन क्या, सप्लायर्स कौन कौन से हैं, मार्केट कैसी चल रही है, अच्छा कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, अच्छा गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल बनाए जो हमें फॉलो करने, ये सारी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। क्या टैक्स रूल बन रहे हैं, टैक्स अथॉरिटीज क्या क्या कर रही हैं, हर एक चीज ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होगी। इससे भी आप अपने बिजनेस के अंदर चीजों को चेंज करोगे, चीजों को अप्लाई करोगे, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वो कह रहा है मैनेजमेंट को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन जो चाहिए होगी, मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट इंटरनल लोग हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, उनको क्या क्या चाहिए होगा, उनको रिकॉर्ड चाहिए होगा, करंट भी हिस्टोरिकल भी। आपने पढ़ना हुआ है F3, आपने पढ़ा हुआ है FA1 FA2, ये क्या है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं। आपने उधर पढ़ा हुआ है कि आप वहां पे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो। स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो स्टेटमेंट किस बेस पे बन करते हैं, लेट से हम प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस बेस पे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है हिस्टोरिक बेस पे। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती ही हिस्ट्री बेस है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिक होती है, पास्ट की इंफॉर्मेशन से बनती है। यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपने क्या क्या कमाया, क्या खर्चे किए, वो आप देख रहे होते हो। तो उनको अभी हमारी कंपनी में क्या हो रहा है वो भी देखना होता है, और पिछले चंद सालों से या जब से हमारी कंपनी बनी हुई है हमने क्या क्या किया है, हमारी क्या स्टेटमेंट्स हैं, सारी चीजें चाहिए होती हैं। एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस, ऑलरेडी मैंने बताया कि कंपनी के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है। ज़ाहिर है मैनेजमेंट देखती है, कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखती है, तो उनको पता होना चाहिए क्या क्या हो रहा है। Analyzing provide the basis for decision making in the short and long term, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के लिए उनको
ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों डिसीजन मेकिंग के लिए हो। शॉर्ट है तो इसका मतलब यह है कि वो ऑपरेशनल लेवल वालों को चाहिए होगी, लॉन्ग है तो इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रेटेजिक वालों को चाहिए होगी। यानी कि लॉन्ग टर्म वाले क्या कर रहे हैं उनको भी देखना होगा। तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस, अब बिजनेस हम करते हैं, हमने F2 पढ़ा था ना, F2 पूरा का पूरा पढ़ के हमने कहा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे। लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब जाहिर है जो पूरा साल काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं वो तो देखनी होगी। वो तो देखना होगा हमारे प्लान्स क्या थे, हमने बजट्स क्या बनाए थे, हमने टारगेट्स क्या सेट किए थे, क्या वो अचीव हो रहे हैं या हम फजूल में सैलरीज देते जा रहे हैं, या हम एम्प्लॉयज को हायर करके सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। दिस इंफॉर्मेशन विल यूज्ड बाय वेरियस थर्ड पार्टीज इंक्लूडिंग, मतलब ये इंफॉर्मेशन बाहर की थर्ड पार्टीज भी यूज करती हैं। कौन कौन सी पार्टीज हो सकती हैं? शेयर होल्डर और ओनर। जाहिर है शेयर होल्डर और ओनर जिनका बिजनेस है, यानी कि बिजनेस इस सेंस में कि जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको भी चाहिए होगी इंफॉर्मेशन। वो भी देखते हैं कि बिजनेस के शेयर की प्राइस कहाँ पे जा रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो वो भी देखना होगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म, यानी कि अगर मैंने कहीं पे $1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो मुझे ये तो जानना है ना कि मैंने मेरे पैसे क्या अर्न कर रहे हैं, या मेरे शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। कस्टमर और सप्लायर क्यों देखते हैं कंपनी की इंफॉर्मेशन को? कस्टमर इसलिए ताकि कस्टमर और सप्लायर किस सेंस में आपके साथ जुड़े हुए होते हैं? वो आपके साथ ट्रेड के मकसद के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो वो ज़्यादा देखते हैं कि जैसे कस्टमर ने ट्रेडिंग आपसे क्या करनी होती है, कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट बाय करनी होती है, सप्लायर ने आपको देनी होती है। तो वो देखेंगे कि बिजनेस स्टेबल है या नहीं, बिजनेस की स्टेटमेंट्स देखेंगे, बिजनेस का की इंफॉर्मेशन लेंगे, इवन के रेफरेंसेस करेंगे। आप जाके आगे F9 में एक टॉपिक पढ़ोगे कि जब क्रेडिट पॉलिसी डेवलप की जाती है, क्रेडिट पॉलिसी किसके लिए? अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए। तो आप रेफरेंसिंग करते हो, रेफरेंसिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप डिफरेंट जगहों से कॉल करके कंपनी के बारे में पूछते हो, जो कंपनीज ऑलरेडी उस कंपनी के साथ डील कर रही है कि हम इनको क्रेडिट दे सकते हैं या नहीं। तो इनको कंपनीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे सप्लायर्स हैं, कस्टमर हैं, तो कस्टमर को ये देखना होता है कि हमें किस कंपनी से अच्छी फैसिलिटी क्रेडिट की मिल सकती है, अच्छा ये कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी होगी, क्वालिटी वाइज अच्छी होगी, सारी चीज। एम्प्लॉयज, बीइंग एन एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन है तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है कंपनी के अंदर कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म हो। आप लोग देखो, मैं ये कहूंगी कि बीइंग एन ACCA स्टूडेंट्स, आप लोगों की अप्रोच क्या होती है? जितने भी मैंने आज तक स्टूडेंट्स ACCA के पढ़ाए हैं, जितने भी बच्चे, उन्होंने मोस्टली उनका यही होता है कि हमने बिग फोर में जाना है। बिग फोर में क्यों जाना है? बिग फोर में सिर्फ एक्सपीरियंस करने जाना है, बाद में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बट प्रायोरिटी क्या है कि एक्सपीरियंस यहाँ से गेन करना। बिग फोर बड़ी फर्म से, जाहिर है वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी लर्निंग होती है। तो इसका मतलब क्या है? आप उस कंपनी एम्प्लॉय हो ना, आप अगर बिग फोर भी ज्वाइन करते हो तो वहां पे एम्प्लॉय बनोगे। आपकी प्रायोरिटी क्या है? ऐसी कंपनी ज्वाइन की जाए जिस कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी हो, नाम बने, बेनिफिट्स मिले, सैलरी अच्छी मिले, जॉब सिक्योरिटी हो, पे अच्छी हो, स्टेटस अच्छा हो। ये सारी चीजें क्यों हैं? ये सारी चीजें आप इसलिए करते हो, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन। तो हम पढ़ भी क्या रहे हैं? हम यही पढ़ रहे हैं कि बाहर के लोगों को कंपनी की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है। तो जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेके लोग उनके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट भी आपकी कंपनी के ऊपर नजर रखती है, आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। जितना प्रॉफिट उतना मैक्सिमम टैक्स। इसके लिए आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ोगे F6, जो कि आपका टैक्स के लिए सब्जेक्ट है, और P6। F6 और P6 ये आपका सिंपल टैक्स है, ये आपका एडवांस टैक्स है। अब ये आप पढ़ोगे स्किल्स के अंदर, ठीक है, और ये आप पढ़ोगे प्रोफेशनल के अंदर।
इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर आपको हर चीज बताई जाएगी कि कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम है, कौन सी टैक्स एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्स आप पे करोगे, कितने लाख आप कमाओगे तो उसके ऊपर कितनी टैक्स स्लैब बनती है। इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन जरूरी है गवर्नमेंट के लिए भी। ठीक है, गवर्नमेंट भी उसको देखेगी और गवर्नमेंट टैक्स लेगी। अच्छा, यहाँ पे उसने ना एक एग्जांपल दी है, टर्निंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा को इंफॉर्मेशन में कैसे टर्न किया जाता है। 25 एम्प्लॉयज हैं। अब ये उसने ना एक 25 एम्प्लॉयज की पूरी एक बताई हुई है डाटा के सूरत में, ये चार्ट देके कि इस तरह आपको कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन आप उसको प्रोसेस करोगे तो समझ आएगी। मतलब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयज फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू इंट्रोडक्टरी कोर्स, एक इंट्रोडक्टरी कोर्स के अंदर उन्होंने क्या किया है कि कंप्यूटिंग का एक इंट्रोडक्टरी कोर्स अपने 25 एम्प्लॉयज को उन्होंने क्या किया है कि एक कंप्यूटिंग कोर्स के अंदर डाला है, मतलब सीखने के लिए। उसका उन्होंने टेस्ट भी रखा है, द टेस्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब कोर्स खत्म होगा तो टेस्ट होगा, सेम जैसे आप लोग F1 पढ़ोगे तो आपने पेपर देना होगा। एंड ऑफ द कोर्स रिजल्टेड इन द मार्क्स शोन बिलो, मतलब ये सारे मार्क्स आए हैं, ठीक है, जो रिजल्ट आया उसका। द मार्क्स वर आउट ऑफ 50 एंड पास वाज 20 आउट ऑफ 50। अब होगा क्या, उसने कहा है कि जो रिजल्ट है वो 50 मार्क्स टोटल थे, ठीक है, उसमें से 20 वाला पास था। अब इस तरह से देखें तो हमें बहुत टाइम लगेगा ये देखने के लिए, अच्छा ये बच्चा पास है, नहीं ये नहीं पास, ये नहीं पास, ये नहीं, इस तरह से। मतलब जो अगर लेट से मैं किसी मैनेजर को ये शीट देने जा रही हूँ, वो मुझे क्या कहेगा कि इससे मैं क्या समझूं, डाटा की विजुअलाइजेशन नहीं है, डाटा का एनालिसिस करना इजी नहीं है, तो किस तरह से मैं, मतलब विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि डाटा एक अच्छे तरीके से आपको दिखने में भी अच्छा लगे और समझ भी आना चाहिए, तो ये बगैर प्रोसेस है। अब उसने क्या किया है कि यूजफुल नहीं है ना इस मूवमेंट के ऊपर, आपको बहुत टाइम लगेगा, मतलब ये तो छोटी सी एग्जांपल है। बड़े लेवल पे जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में होगे तो उधर तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, ये तो डाटा बहुत टाइम आपका लेगा। अब वो क्या कह रहा है, उसने थोड़ा सा टाइम लगा के इस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। मतलब उसने कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, द एक्चुअली मैनी वेज दैट द डेटा कैन बी टर्न इनटू इंफॉर्मेशन, बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। आप एक लिस्ट बना सकते हो कि कितने लोग हैं जो 50 में से 20 मार्क्स वाले हैं वो पास हैं और बाकी सबको फेल में डाल दो। तो लिस्ट आप इस तरह भी बना सकते हो, बट आप एक अच्छी लिस्ट बनाओ कि आपके कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको आप ज्यादा फोकस करो, अच्छी बड़ी पोजीशंस दोगे, कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, जिनको बिल्कुल आपने फायर करना है। उसके लिए उसने एक कैटेगरी बनाई है। वो क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल वी कुड सिंपली कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द असेसमेंट। हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, इन केस 19 एम्प्लॉय आउट ऑफ 25 पास आर 76%। मतलब जो 25 वाले हैं, 19 एम्प्लॉयज, वो 76% है। उसने परसेंटेज निकाली और उसने बताया फ्रीक्वेंसी सेट की। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि कितने कितने लोग तादाद में उस लेवल में आ रहे हैं। अब उसने क्या किया, 0 to 9 कितने लोग हैं, 1, मतलब 0 मार्क्स से 9 मार्क्स। हम इस एम्प्लॉय को कुछ ऐसे टारगेट्स दें या कुछ ऐसा काम दें जो कि बहुत ही लो लेवल का हो, क्योंकि ये एम्प्लॉय तो बहुत ही कम नंबर ले रहा है और इसको तो शायद कुछ सही से आता भी ना हो। अच्छा, ये वाले एम्प्लॉयज इससे कदरे बेहतर हैं, 5 एम्प्लॉयज हैं। अब ये डाटा विजुअलाइज है, अब ये डाटा एनालिसिस के लिए बेहतर है, एनालिसिस ही हम कर रहे हैं ना कि अच्छा ये कुछ बेहतर है, इनसे इनको थोड़ी सी इससे ऊपर वाली पोजीशन दी जाए और इनको लाइक इससे अच्छे वाले मार्क्स, या आप इसको शायद ना भी कंटिन्यू करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन। ये वाले लोग मच बेटर हैं, ये वाले लोग और ज्यादा बेटर हैं, ये दो लोग जो है इनको आप किसी टॉप पोजीशन में रखो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही नॉलेज वाले लोग हैं। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो अगर आप डाटा को अच्छे से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हो, तो ये मेथड होता है डाटा को कन्वर्ट करने का। ये वैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, आप लोग जब रियल लाइफ में जाओगे, अकाउंट्स में जाओगे या ऑडिट में जाओगे या टैक्स में जाओगे तो वहां पे आपको डाटा मिलेगा, उसको आपने प्रॉपर एनालाइज करना होगा। As information is so important to the business, it is vital that business only relies on good information. जाहिर है
इंफॉर्मेशन क्यों के बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जरूरी है कि इंफॉर्मेशन को गुड होना चाहिए। और ये आपको याद है कि MA1 का जो पहला चैप्टर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, तो ये उसमें MA1 का पहला चैप्टर ही यही है। ठीक है, तो गुड इन्फॉर्मेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। गुड इन्फॉर्मेशन मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था, हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक्यूरेट वर्ड एक उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आपके लिए एक्रोनिम डिसाइड किया गया है ताकि आप इसको याद कर सकें। एक्यूरेट, ठीक होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंटेंडेड, जिस पर्पज के लिए, जिस मकसद के लिए बनाई गई है, जो बंदा इस इंफॉर्मेशन को लेगा उसको वो रिलाय कर सके, वो उससे डिसीजन मेकिंग कर सके। सही होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, कंप्लीट होनी चाहिए। हाफ वे इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे, मतलब ये नहीं कि आधी इंफॉर्मेशन दी और आधी इंफॉर्मेशन बाद में देंगे। और रिलायबल भी होनी चाहिए, मतलब ये कि अब जैसे ना, लेट से, अगर फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट को ये ऐलान करती है कि टैक्स रेट बढ़ रहा है, तो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज, प्रॉपर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन आएगा। कोई ऐसे फेक नोटिफिकेशन जारी करेगा तो वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि उस इंफॉर्मेशन पे कॉस्ट कम आए, बेनिफिट ज्यादा आए। ये मैंने वहां पे वैसे MA1 की क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ एग्जांपल्स देके, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब है। अब अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो कॉस्ट एंड बेनिफिट का, वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन लेने में कौन सी कॉस्ट है, इंफॉर्मेशन पे कौन सी कॉस्ट आ रही है, किस तरह की कॉस्ट की बात की जा रही है। तो बेटा, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, या आपका बिजनेस ऑन गोइंग बेसिस पे होता है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए कॉस्ट लगानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट नई लेके आ रहे हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कोई न्यू इनोवेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको मार्केट सर्च चाहिए, मार्केट सर्वे चाहिए। सर्वे करोगे, सर्च करोगे, बाहर जाके कोई किसी से पूछोगे, जो बंदा आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, जो बंदा लोगों से सर्वे कर रहा है, इंटरव्यूज कर रहा है, उसको आप पैसे पे कर रहे हो। फ्री में तो नहीं आपको करे कोई करके दे रहा ना, टाइम लग रहा है, कॉस्ट लग रही है, सैलरी वो बंदा ले रहा है। तो अगर आपने एक बंदे को 1 साल लगा दिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, और बहुत पैसे लगा दिए उसकी सैलरी दे के, बहुत ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहे, उसका फायदा कुछ भी ना हो, तो ये चीज गलत है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि उसका बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि चलो वक्ती वो एक्सपेंसिव भी थी, बट उसका लॉन्ग टर्म में फायदा हुआ, फ्यूचर के लिए हमारे लिए बेनिफिट हुआ। अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। याद है आपको कि हम लोगों ने MA1 में ये चीज डिस्कस की थी कि अवॉइड अकाउंटेंसी जॉर्गन्स। ये जॉर्गन्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग की टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स मतलब, जैसे मैंने आपको हमेशा ये एग्जांपल दी है कि हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने, तो डॉक्टर कभी भी हमें MBBS की लैंग्वेज में नहीं बताता, या अपनी डॉक्टर बुकिश लैंग्वेज में नहीं बताता कि आपको ये बीमारी है। अगर वो हमें ये बताए एक नॉर्मल बंदे को, वो अपनी बुकिश लैंग्वेज में बताएगा, तो उसको क्या पता, उसने कौन सा वो बुक्स पढ़ी हुई है, उसने उसे कौन सा पता है कि ये क्या बात कर रहा है। वो हमें ये बताता है कि आपको बुखार है, या आपको आपका गला खराब है, या आपको ये मसला है, ये मसला है। वो उस लैंग्वेज में बात करता है जो लैंग्वेज हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होती है। तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, जिस बंदे को इंफॉर्मेशन जा रही है वो उसको समझ सके। रेलिवेंट भी होनी चाहिए। रेलिवेंट जाहिर है उस बंदे को देनी चाहिए जो रेलिवेंट बंदा है, और वो कंसंट्रेट भी कर सके। सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन जानी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, इग्नोर करनी चाहिए ट्राइविया, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्सेस इंफॉर्मेशन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक्सेस इंफॉर्मेशन आप दोगे तो वो मिक्स अप हो जाएगी, जो इंफॉर्मेशन काम की थी वो भी अगला बंदा अमल नहीं कर पाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन दो जितनी जरूरत है और जिससे रेलिवेंट है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं। उसके बाद अडेप्टेबल भी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी टेलर टू नीड्स एंड लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। अडेप्टेबल का मतलब ये है कि वो बंदा उसको, टेलर्ड का मतलब ये होता है कि उस बंदे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। टेलर्ड हम यूज करते हैं ना, कि हम जैसे बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से सीखते हैं, कि अगर मैंने कोई ड्रेस टेलर से बनवाया है, एक होता है आप जाके सीधा बना बनाया ड्रेस ले आते हो, उसमें आपकी वो रिक्वायरमेंट जिस तरह आप चाह रहे होते हो
एग्जैक्ट शायद फुलफिल ना हो, बट आप टेलर से जब कोई चीज बनवाते हो तो उसको आप एक एक चीज अपनी मर्जी की बताते हो। दैट मीन्स टेलर्ड, जो एज पर योर एक्सपेक्टेशन होता है, एज पर योर ओपिनियन होता है। अडेप्टेबल इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए अगले बंदे के मुताबिक हो, अगले बंदे को समझ आनी चाहिए, वो जो रेसिपेंट है, जो रिसीव करेगा, जो जिस बंदे को जा रही है इंफॉर्मेशन, उसके लिए होनी चाहिए बेटर। टाइमली होनी चाहिए, टाइमली मतलब इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। अब लेट से किसी का फॉर एग्जांपल F1 का एग्जाम है, मैं उसको एग्जाम, अल्लाह ना करे किसी का एग्जाम है तो मैं उसको एग्जाम के बाद जाके बोलूँ, उसका एग्जाम ड्रॉप हो जाए तो मैं उसको बोलूँ कि ओहो नहीं नहीं अभी इस चैप्टर में ये बताना था मुझे आपको, ये बताना था उसको, मुझे मुझे आपको। तो बेटर ये है कि आप उसको टाइम पे बताओ, कि पेपर में जाने से पहले सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करो, टाइम से बताओ ना। अगर आप टाइम से नहीं बताओगे तो इसका मतलब ये है कि आपका आपकी मनी वेस्ट होगी, एफर्ट वेस्ट होगी। तो इस तरह नहीं, टाइम पे मतलब बिफोर एंटरिंग इन एग्जाम आपको उसको सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। इजी टू यूज होनी चाहिए। इजी टू यूज का मतलब ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो क्लियरली प्रेजेंट की जा सके, यानी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल से कम्युनिकेट की जाए और आसानी से यूज भी की जा सके। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो कि जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस ना हो, और कोई मतलब प्रैक्टिकली वो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही ना करती हो। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। अच्छा, गुड इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑब्टेन चीपली, मैंने आपको बताया था और मैं हमेशा हर क्लास में ये बोलूंगी भी ताकि आपको ये याद रहे कि F1 के अंदर एग्जामिनर यूज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली यूज करता है एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक्सट्रीम स्टेटमेंट 90% रॉन्ग होती हैं, ठीक है। कोई 10% चांसेस होते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हम राइट माने। अब वो क्या कह रहा है कि गुड इंफॉर्मेशन, ठीक है हम कह सकते हैं गुड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन चीपली, कि गुड इंफॉर्मेशन को सस्ते में लेना चाहिए, लेकिन उसने वर्ड क्या यूज कर दिया, मस्ट भी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छी इंफॉर्मेशन के ऊपर हमेशा आपको वो सस्ती में मिले, कॉस्ट कम लगे, तो ये चीज तो पहले ही मस्ट बी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई, ये तो पहले ही रॉन्ग है। इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच हैव बीन रिकॉर्डेड। पहली बात यह है कि इस वर्ड से हमें समझ जाना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती जब रॉ की बात है। रॉ तो हमेशा डाटा का ताल्लुक होता है, लेकिन फिर भी हम आगे भी पढ़ लेते हैं। Information consists of raw facts and figure which have been not yet processed। यहाँ से भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, दो वर्ड से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक रॉ, रॉ का ताल्लुक डेटा से होता है, और नॉट येट का मतलब, नॉट येट तो हमने डेटा में ही पढ़ा था। इंफॉर्मेशन तो वो चीज होती है जो प्रोसेस्ड होती है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए बेहतर होती है, या डिसीजन मेकिंग के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, नीदर, एक भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ना तो ये और ना ही ये। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जो हमने ट्राइएंगल कहा था कि मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। तो ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। अब हमने हमने ये देखना है कि हर लेवल के ऊपर जो मैनेजमेंट होती है उसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। ज़ाहिर है इन्होंने भी काम करना होता है, इन्होंने भी काम करना होता है, इन्होंने भी काम करना होता है। ये जो है ये टॉप लेवल है, ये वाले इनको गाइड करते हैं कि काम कैसे करना है, फिर टेक्निकल वाले ऑपरेशनल वालों को गाइड करते हैं। तो 3 तरह की स्ट्रेटेजीज हैं, 3 तरह की स्ट्रेटेजीज के लिए किस किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल, उसके लिए हमें देखना है टाइम हॉरिजोन। टाइम हॉरिजोन का मतलब ये है कि किस मैनेजमेंट को किस लेवल की कितने अरसे के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए या कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, हमने कहा था कि इनडायरेक्टली कंपनी के ओनर्स वही होते हैं, लाइक या ओनर्स या हम कह दें या जो बड़े टॉप ऑफिशियल्स होते हैं जो कंपनी को ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए रन कर रहे होते हैं। तो इनकी इंफॉर्मेशन कैसी होती है, लॉन्ग टर्म की, यानी कि लंबे अरसे की इंफॉर्मेशन इनको चाहिए होती है। टैक्टिकल वाले तो मिड में ही आते हैं। टैक्टिकल लंबे अरसे का मतलब ये है कि आप 5 to 20 ईयर्स कर लो, 15 ईयर्स कर लो, 7 ईयर्स कर लो, इस इतने लंबे अरसे, जाहिर है उन्होंने अपनी कंपनी को आगे देखना होता है कि कहाँ तक जाएगी।
टेक्निकल वाले मिडल में होते हैं, हम इनका ये कह सकते हैं कि 6 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक की जो प्लानिंग होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो ये इनको चाहिए होती है, और ये इस इतने-इतने प्लान बनाते हैं, 6 महीने का प्लान, अच्छा 1 साल का प्लान, 24 मंथ्स का प्लान। ऑपरेशनल वाले जो होते हैं, उनको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि ऑपरेशन कौन से होते हैं, जो डे टू डे में इन्वॉल्व होते हैं। डे टू डे मतलब हर रोज़ क्या-क्या करना है, तो इनको डेली की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब लेवल ऑफ डिटेल का मतलब ये है कि किसको कितने लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, डिटेल कितने। जो स्ट्रेटेजिक वाले होते हैं, इनको एग्रीगेट, टोटल और समराइज, टोटल और कम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल मार्केट के अंदर बस ट्रेंड क्या है, ठीक है, ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट कैसी है, बस, और इकोनॉमी कैसी उस कंट्री के अंदर चल रही है, ये कुछ तरह की इंफॉर्मेशन। डिटेल डिटेल इनको नहीं चाहिए होती, इनको टोटल और समराइज। फिर अगर हम टेक्निकल वालों को देखें, तो ज़ाहिर है टेक्निकल वालों को भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, लेकिन थोड़ी उनको डिटेल करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आगे पॉलिसीज़ कम्युनिकेट करनी है ऑपरेशनल वालों को। सबसे ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ऑपरेशनल वालों को। क्यों? लेट्स से मैं ऑपरेशन पे हूँ, मैं वर्कर हूँ। या मैंने वर्कर से काम कराना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि डेली का टारगेट क्या है, डेली किस वर्कर को क्या काम देना है, डेली कौन-सा बंदा कितने घंटे काम करेगा, हर चीज़ सबसे ज़्यादा डिटेल ऑपरेशनल वालों के पास होती है। फिर हम ये देखते हैं सोर्स। सोर्स का क्या मतलब हुआ कि इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से? जो स्ट्रैटेजिक वाले हैं, उनके लिए मेनली एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन आती है, या उनको आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि बाहर क्या चल रहा है, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ऑपरेशनल, जैसे अगर मैं कंपनी के अंदर काम कर रही हूँ एज एन एम्प्लॉय, तो मुझे सिर्फ इंटरनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। इंटरनल मतलब डेली मैंने क्या करना है, अच्छा मैनेजमेंट मुझे बताएगी क्या क्या काम है, किस किस तरह लेके चलना है सारी चीजों को। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी किसको कहते हैं? सर्टेनिटी का मतलब ये है कि हमें किन-किन चीज़ों के ऊपर श्योरिटी है, ठीक है? डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, कौन-सी मैनेजमेंट है जो सर्टेन चीज़ों पे फ़ोकस करेगी, कौन-सी मैनेजमेंट है जिसका ताल्लुक अनसर्टेन यानी कि अनश्योर चीज़ों पे फ़ोकस होगा, या ताल्लुक उनका उससे होगा। जो कंपनी की वर्कर्स हैं या ऑपरेशन पे है मैनेजमेंट, यानी कि जिन्होंने सिर्फ टास्क को करवाना है, डेली चीजों को देखना है, वो सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो उनको कम्युनिकेट की जाती हैं, यानी कि सर्टेन चीजें होती हैं, इतना टारगेट है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर फ्यूचर के अंदर कुछ भी मिसहैप होता है, कोई ऐसी चीज आती है जो कि पता नहीं थी, जैसे एकदम कोविड आया या कुछ भी अनसर्टेनिटी है, उसका ताल्लुक होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। सॉरी। तो उन्होंने इस चीज को डील करना है कि आने वाले टाइम में कोई चीज ऐसी हो जाती है अनसर्टन, तो स्ट्रेटेजिक वाले उसको देखेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि किस किस को ड्यूरेशन, मतलब कितनी जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। फ्रीक्वेंसी में हम ड्यूरेशन देखेंगे, मतलब किसको फौरन इंफॉर्मेशन चाहिए, किसको थोड़ा टाइम के बाद इंफॉर्मेशन लेनी होती है। अब जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है ना, आपने अक्सर सुना होगा कि ये लोग मंथली मीटिंग्स करते हैं, या क्वार्टरली मीटिंग करते हैं, या एनुअली मीटिंग करते हैं, या सेमी एनुअली मीटिंग। इसका मतलब ये है कि इनको इंफॉर्मेशन इनफ्रीक्वेंट चाहिए होती है, मतलब थोड़े टाइम गुजरने के बाद। लेकिन जो मैनेजमेंट डे टू डे में है, ऑपरेशन में है, उनको फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन फौरन फौरन से उनको बताया जाता है, जल्दी जल्दी बताया जाता है कि ये काम करना है, ऐसे करना है, इस तरह करना है। हर चीज़ फ़ौरन से कम्युनिकेट की जाती है। यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया गया है, स्ट्रैटेजिक वाले जो टॉप लेवल हैं, लॉन्ग टर्म की चीज़ों को देखते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की इंफॉर्मेशन इनको चाहिए होती है। समराइज़ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब कम लेवल की, मतलब सिर्फ टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर ऑफन ऑन एन एडहॉक बेसिस, ये याद रखना, एडहॉक बेसिस का मतलब होता है टेम्पोरेरी बेसिस, यानी कि इनको सिर्फ इनके जो ये जो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और ये जो प्लान्स कर रहे होते हैं, ये टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकते हैं, यानी कि अच्छा ये प्लान हमारा, ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास ये आई है, इसको थोड़े टाइम के बाद, या इस प्लान को थोड़े टाइम के बाद चेंज करना है, तो इसको हम टेम्परेरी बेसिस भी कहेंगे।
टेक्निकल मैनेजमेंट लेवल है, वो ज़ाहिर है इंस्ट्रक्शन पास करेगी। मैंने आपको पहले ऊपर डायग्राम बना के बताया कि स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और ऑपरेशनल है, तो ये वाले इनको बताएंगे, कम्युनिकेशन देंगे, सब पॉलिसीज सारा कुछ देंगे, ये सारा कुछ उसको प्लान करके आगे ऑपरेशनल वालों को कम्युनिकेट करेंगे और उनसे काम कराएंगे। तो मैन पावर को यही सारी की सारी प्लानिंग रिसोर्सेज यहाँ से जाएगी। ऑपरेशनल वालों को बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज बतानी होती है, क्योंकि एक्चुअली काम उन्होंने परफॉर्म करना होता है, टास्क उन्होंने करने होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इनको दी जाती है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो सोर्सेज इनको इस तरह दिए जाते हैं। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिटेल्ड एंड प्रिसाइज, मतलब डिटेल में भी हो, प्रिसाइज भी हो, यानी कि उनको अंडरस्टैंड भी करनी आए, उनको समझ भी आए, ताकि वो टारगेट्स को अच्छे से अचीव कर सकें, काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन, वो एक इलिस्ट्रेशन दे रहा है। इलिस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल के अंदर वो बता रहा है कि कैपिटल, दिस एग्जांपल रेफर टू कैपिटल इक्विपमेंट यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑपरेशनल करंट वीक रिपोर्ट, करंट वीक की रिपोर्ट जाहिर है क्योंकि वो डेली बेसिस पे है। मैंने आपको बताया कि जो टेक्टिकल वाले हैं उनका 6 मंथ से लेके 24 मंथ तक का ड्यूरेशन होता है, और ये इनका जो होता है ये अप टू 6 मंथ होते हैं। ऑपरेशनल वाले अप टू 6 मंथ, लाइक मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, इस तरह की प्लानिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं। टेक्टिकल इंक्लूड शॉर्ट टर्म बजट 12 मंथ, देखो ये इसी के अंदर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं बजट मशीन यूज इन टर्म ऑफ मशीन आवर्स, के अंदर मशीन आवर्स, ये सारा कुछ, क्योंकि टेक्निकल वालों ने ही प्लानिंग करनी होती है ऑपरेशनल वालों के लिए, ये लोग ये प्लानिंग करेंगे। अच्छा, स्ट्रेटेजिक वाले ओवरऑल ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज को देखेंगे। मैंने पहले बताया थोड़ी देर के, मार्केट को देखते हैं, मार्केट शेयर यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल हमारी कंपनी कहाँ पे होगी, इन्वेस्टमेंट लेवल कहाँ पे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, क्या मेथड्स होने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए काम करने की। तो ये एक एग्जांपल दे के आपको बताया गया है कि एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी जो ऑपरेशनल लेवल पे रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या टेक्निकल लेवल पे, और क्या क्या जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे। अब वो आगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 में कह रहा है कि ऑपरेशनल लेवल मैनेजर नीड इंफॉर्मेशन दैट इज, इस तरह के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं पेपर के अंदर। इनको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और इनका सोर्स क्या होता है? ऑपरेशनल लेवल कौन होता है? ऑपरेशनल लेवल सबसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, और इनको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? इनको डेली की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। डेली की इंफॉर्मेशन क्या होती है? डेली की इंफॉर्मेशन होती है शॉर्ट टर्म। पहली चीज तो यहाँ पे आ जाएगी शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म। फिर वो कह रहा है कि कहाँ से इनको मिलती है। अब अगर ऑपरेशनल लेवल के अंदर जो मैनेजर होते हैं उनको तो सिर्फ ये बताया जाता है ये काम करना है, ये उनको बाहर की तो खबर नहीं होती ना, सारा कुछ ये अंदर से ही ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है शॉर्ट टर्म प्लस इंटरनल सोर्स आएगा, शॉर्ट टर्म और इंटरनल सोर्स आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? 2 एंड 3, बीटा ऑप्शन। ये आपने इस तरह से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करनी है। अच्छा, आगे वो कह रहा है एज ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट नीड टू डिफरेंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, दे विल नीड डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू प्रोवाइड देम विद दिस। अच्छा, हमने बात की कि इस जगह पे अच्छा सबको जरूरत है इंफॉर्मेशन की, स्ट्रेटेजिक वालों को भी, टेक्निकल वालों को भी, ऑपरेशनल वालों की, लेकिन हर लेवल पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किए जाते हैं कि किस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी और कौन सी इंफॉर्मेशन। और ये जो सिस्टम होता है ना, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन को प्रॉपर एनालाइज करते हैं, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए इजी बना के देते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा सिस्टम किसके लिए यूज होता है, क्योंकि सम टाइम ये वाले जो सिस्टम है इससे आपको एमसीक्यू बन के आ सकता है। टीपीएस का, टीपीएस कौन सी मैनेजमेंट यूज करती है, एमआईएस यूज कौन सी मैनेजमेंट करती है, ईआईएस कौन सी यूज करती है। तो सबसे पहले अगर हम ऑपरेशनल देखें ना, तो ऑपरेशनल का डे टू डे से ताल्लुक होता है। तो डे टू डे के ऊपर एक वर्ड हमने सुना है कि ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? ट्रांजेक्शन डीलिंग होती है बिटवीन टू पार्टीज, मतलब कोई एक्सचेंज ऑफ थिंग हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ मनी, कोई भी चीज जो आप परचेज एंड सेल कर रहे होते हो, ट्रांजेक्शन हो रही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन कब होती है? डेली बेसिस पे। तो टीपीएस, जब ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होगा तो वो ऑपरेशनल वालों पे होगा, मतलब वो स्पेसिफिक इनपुट डालेंगे और आउटपुट्स लेते जाएंगे इससे डिसीजंस के लिए,
कि अगर हमने लेट से 1 मंथ का प्लान बनाना है तो उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या गाइडेंस है, क्या-क्या करना है। तो वो इनपुट से आउटपुट आएगा और वो क्या होगा, ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि ट्रांज़ैक्शन को समराइज़ करना, रिकॉर्ड को बनाना रूटीन बेसिस के ऊपर। टैक्टिकल कौन-सी थी? मिडल मैनेजमेंट। टैक्टिकल कौन-सी थी? मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आएगा। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा? वो बेसिकली इनके डाटा को, ये जो इनपुट और आउटपुट बना रहे होंगे, टीपीएस से इन्फॉर्मेशन लेके एमआईएस बनाएगा और रिपोर्ट तैयार करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट को रिपोर्ट तैयार करनी है। इनका फोकस होगा कि एक्सेप्शंस रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग करना, डिफरेंट डाटा सोर्सेज को इकट्ठा करना, क्योंकि इतने आगे सीनियर लेवल को देना होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, सबसे डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन इनको चाहिए होगी और इनके लिए, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म फोकस करना है, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे अरसे के लिए कंपनी की पॉलिसीज क्या होंगी क्या, तो इनके लिए एमआईएस भी यूज हो सकता है, ये वाला सिस्टम भी ये यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादा मोस्ट जो प्रेफरेबल होता है वो ईआईएस होता है। ईआईएस क्या, एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव कौन होते हैं, टॉप ऑफिशियल्स, मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो टॉप लोग होते हैं उनके लिए ये सिस्टम बनाया जाता है। ये भी बेसिकली क्या करता है, ये एमआईएस के डाटा को कन्वर्ट करके रिपोर्ट्स बना के इनको पेश करता है और बताता है कि क्या क्या काम कैसे कैसे हो रहा है, तो फिर इसके ऊपर आगे फ्यूचर की प्लानिंग होती है। हम इनको, इन सिस्टम्स को डिस्कस भी कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर के अंदर एमसीक्यूज एमटीक्यूज के अंदर आ भी सकते हैं। टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो हमने कहा था कि डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती है, रोजमर्रा में जो होती है उनको रिकॉर्ड करना, उनको समराइज करना। समराइज करने का मतलब ये होता है कि उनका एक क्लियर मीनिंग देना, शॉर्टकट बताना, उनको रिपोर्ट करना रूटीन बेसिस के ऊपर। टीपीएस यूजली मैन यूज्ड मेनली बाय ऑपरेशनल मैनेजर। ये याद रखना है कि कौन सा सिस्टम कौन सा मैनेजर यूज करता है, क्योंकि पेपर के अंदर इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे डेली की सेल्स के टारगेट मार्केटिंग सिस्टम जो बनाए जाते हैं कि रिकॉर्डिंग सेल्स ट्रांजैक्शन कितनी हुई हैं, प्रमोशन एक्टिविटीज कितनी हुई हैं, अच्छा कौन कौन सी मार्केट के अंदर डिटेल चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपने कितनी प्रोडक्ट्स परचेज की हैं, कितनी प्रोडक्ट बनाई हैं, कितनी गुड्स शिप की हैं, मतलब डिस्पैच की हैं, ये वाली डेली की जो बात डेली बेसिस पे हो रही होगी, जो काम डेली बेसिस पे हो रहा होगा। अच्छा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर अगर हम टीपीएस का देखें, तो ओवरऑल फाइनेंशियल डाटा मतलब डेली कितने पैसे आए, कितने गए, कैश बुक क्या कह रही है, अच्छा जो हम डेली की बेसिस पे पेटी कैश बनाते हैं, ये सारा कुछ। टीपीएस क्या कह रहा है, अ टीपीएस कुड बी यूज्ड टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ बुक स्टोर। एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल दे रहा है कि एक जो बुक स्टोर का सेल्स रिकॉर्ड है, वो भी टीपीएस के अंदर आप बना सकते हो, यूज कर सकते हो। कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच डे, हर डे के ऊपर, क्योंकि टीपीएस डेली बेसिस पे है, डेली को ये कंसिडर करता है, यानी कि डेली पे फोकस करता है। तो हर डे के ऊपर आपको देखना है कि कितनी टाइप ऑफ बुक सोल्ड हुई है, डेली कितनी बुक सोल्ड हुई है, कितनी आपके पास बकाया पड़ी हुई है। दिस विल अलाउ ऑपरेशनल मैनेजर डिसाइड विच बुक दे नीड टू ऑर्डर। मतलब आपको डेली पता चल रहा है कि कौन कौन सी बुक्स खत्म हो गई हैं, कौन सी और मंगवानी है, कौन सी स्टॉक के अंदर है, कौन सा रिप्लेनिश करना है, स्टॉक री ऑर्डर करना है। तो टीपीएस वहां पे भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट है एमआईएस। एमआईएस किसको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को नोट्स बनाते हुए आपने क्या करना है कि ऊपर लिखा टीपीएस इंफॉर्मेशन सिस्टम है और कौन यूज करता है, ऑपरेशनल वाले यूज करते हैं, मैनेजमेंट लेवल ऑपरेशनल वाला यूज होगा। और यहाँ पे एक वर्ड ये भी लिख देना है कि ये डेली को फोकस करता है। अच्छा फिर जब आप नोट्स बनाए तो एमआईएस लिखें। एमआईएस कौन सी मैनेजमेंट यूज करती है, टेक्टिकल मैनेजमेंट, ठीक है, टेक्टिकल मैनेजमेंट। और ये किसको में डील करती है, ये टीपीएस के डाटा को कन्वर्ट करती है और रिपोर्टिंग वगैरह करती है। तो यहाँ पे उसने बताया भी है कि टीपीएस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके टेक्निकल मैनेजर को बताती है, यानी कि हेल्प करती है कि परफॉर्मेंस देखो वर्कर्स की क्या चल रही है, क्या काम हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये लोग इस तरह से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, फिर क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेट करना होता है, ऊपर बताना होता है सबको कि क्या क्या काम हो रहा है, और फिर अपने ऑपरेशन के मैनेजर्स को भी बताना होता है कि क्या काम सही हो रहा है या क्या नहीं सही हो रहा, क्योंकि ये चेक कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस। MIS will be used for both historic and current analysis। जब आप बात करते हो ना परफॉर्मेंस चेक होती है, तो परफॉर्मेंस किस तरह चेक होती है, परफॉर्मेंस पास्ट डाटा से पता चलता है कि ये बंदा कैसा काम कर रहा है, पास्ट और करंट के कंपैरिजन से।
पहले कैसा काम करता था, अब इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो इनसे आप बोथ करंट और पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हो। आप इससे प्रिडिक्शन इवन के फ्यूचर की भी कर सकते हो। देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल 2020 का डाटा हम उठाएं इसमें से, एमआईएस में से, तो 2020 का डाटा हम कंपेयर करें 2021 से, तो इस पूरे साल को कंपेयर करते हुए दोनों सालों को हमें पता तो चल जाता है ना कि चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं या नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं। तो अगर तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे भी चीजें अच्छी होंगी। अगर तो नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, तो उस लिहाज से भी ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इस तरह का सिस्टम है। अच्छा, इलिस्ट्रेशन के अंदर वो एमआईएस बता रहा है कि एमआईएस को अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कैसे अप्लाई करोगे। देखो, अ कंपनी दैट ऑपरेट नेशनल चेन ऑफ कार शोरूम। नेशनल चेन ऑफ कार शोरूम का मतलब ये है कि उसकी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे चेन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ब्रांचेस हैं कार शोरूम्स की नेशनली। अब अगर हम एम आई एस को यूज करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, तो एम आई एस कैसे आपको बताएगा, इंफॉर्मेशन जनरेट करके कैसे बताएगा, टीपीएस के डेटा को कन्वर्ट कर, टीपीएस के डाटा को कन्वर्ट, टीपीएस से आपने डाटा जनरेट किया एमआईएस में, तो वो आपको कन्वर्जन करके क्या बताएगा, हर टाइप की कार कितनी उसकी सेल हुई। लेट से हमारे पास ऑडी है, लेट से हमारे पास रेंज रोवर है, हमारे पास लैम्बोर्गिनी है, बहुत सारी गाड़ी है। तो हर टाइप की कार, मतलब किस कार की सेल सबसे ज्यादा हुई है, ये आपको पता चलेगा। किस सेल्स पर्सन ने कितनी सेल किया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सिस्टम होते हैं, जैसे अभी लेट से अगर मैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एज एन अकाउंटेंट काम कर रही हूँ, तो मैं वहां पे टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप जब वाउचर क्रिएट करते हो तो वहां पे नीचे वाउचर, लेट से आपने सेल की है या परचेज की है, कोई भी एंट्री आप पास करते हो तो नीचे वाउचर क्रिएटेड बाय लिखा हुआ आता है कि किस बंदे ने ये वाउचर क्रिएट किया है। तो इसी तरह सेल्स भी हर पर्सन के नाम से रिकॉर्ड होती है कि ये, क्योंकि सेल्स टीम में जो जो सेल कर रहा होता है उस बंदे को टारगेट मिला हुआ होता है, तो उनकी सेल बाय नेम रिकॉर्ड होती है। सेल्स पर्सन का हम नाम भी रिकॉर्ड करते हैं कि इस बंदे की ये सेल है। तो पता चलता है कि हर एक सेल्स पर्सन ने कितनी सेल की। फिर टोटल आपके जितने भी शोरूम है जियोग्राफिक एरिया के अंदर सबसे अच्छा एरिया कौन सा चल रहा है, मतलब किस एरिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। लेट से हम कहते हैं कि जियोग्राफिकली हमने रावलपिंडी के अंदर शोरूम बनाया हुआ था, इस्लामाबाद के अंदर बनाया हुआ था, लाहौर के अंदर बनाया हुआ था, अच्छा, कराची के अंदर बनाया हुआ था। ये नेशन चेन है ना, नेशन ही मतलब ओवरऑल कंट्री के अंदर है। तो किस जो जियोग्राफिकली किस एरिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो ये सारा डाटा आप टीपीएस में से, डेली के ट्रांजेक्शन में से कन्वर्ट करके एमआईएस में से ले सकते हो। इस तरह आपको पता चल जाता है कि आपकी फ्यूचर के अंदर कौन सी ब्रांच अच्छा परफॉर्म करेगी, कौन सा सेल्स पर्सन है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी गाड़ी है जो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर चल रही है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से एनालिसिस करने के लिए, अप्रेजल करने के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा, बीच में उसने एक और एक्स्ट्रा सिस्टम ऐड किया है, दैट इज डीएसएस। डीएसएस क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है? इज अ कंप्यूटर सिस्टम। डिसीजन बेसिकली अगर मैं इसको पढ़ने के बगैर बताऊं सिंपली, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है? डिसीजन क्या है? हमने कोई फैसला लेना है, सपोर्ट सिस्टम उसके अंदर जो हमारी मदद करेगा। आप देखो ना, सम टाइम क्या होता है कि हम लोग कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डाटा हमें सही से एनालाइज करना नहीं आ रहा होता, तो हम एक्सेल यानी कि जिसको स्प्रेडशीट आप कहते हो, आप लोगों ने MA1 में सीखी है स्प्रेडशीट, आप लोगों ने F2 में, खैर आप ACCA के स्किल्स के पेपर सारे स्प्रेडशीट पे आगे चल के करोगे। तो स्प्रेडशीट के अंदर हम डाटा डालते हैं, हम उसके ऊपर डिफरेंट फिल्टर लगाते हैं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग करते हैं, तो वो हमें समझ आ जाती है, यानी कि हमारे डिसीजन को सपोर्ट करता है कि अब हमारे लिए इजी हो गया। तो सपोर्ट सिस्टम क्या, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन को या सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन को हेल्प आउट करता है डिसीजन के लिए, कंप्लीट डिसीजन के लिए। जैसे अगर कुछ, जैसे हम लोग इसी चैप्टर के अंदर बात कर रहे थे, वो जो डाटा ऊपर दिया हुआ था कि कितने लोग पास हैं कितने लोग फेल हैं, उसको हमने एक्सेल शीट में या फॉर्मूलाज लगा के कुछ किया। तो सेमी स्ट्रक्चर या तो आधा स्ट्रक्चर था आधा अनस्ट्रक्चर था, उसको या बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर था, उस डिसीजन को हम लोगों ने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर उस डाटा को डाला, तो वो हमें क्लियरली एक विजुअलाइजेशन आ गई कि हाँ हम अब इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जैसे हमने किया भी था कि
अच्छा इतने लोग पास हैं उनको, और इतने नंबर लेके वो पास हुए, उनको अच्छी कैटेगरी में रखना है। किसी एक एम्प्लॉय ऐसा भी था जिसको बिल्कुल ही फेल कर देना है। तो सेम लाइक दिस। अच्छा अब हम लोग अगर देखें, वो डीएसएस को कह रहा है कि डीएसएस ड्रॉज ऑन बोथ। ये पेपर के अंदर सवाल आ सकता है कि डीएसएस सिर्फ क्या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है? नहीं, डीएसएस हम इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंटरनली जो टीपीएस से आती है, एक्सटर्नली मार्केट से, इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का स्टैट्स है, ठीक है, तो उस स्टैट्स का डाटा लेके मैं उसको डीएसएस में डाल के कोई मुझे एनालिसिस करना है तो मैं कर सकती हूँ, मुझे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इजीली हेल्प कर सकता है। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है डीएसएस विल बी टेलर मेड। मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर मैं रिपीट भी कर देती हूँ। एक चीज होती है टेलर मेड, एक चीज होती है ओटीसी। ये कॉन्सेप्ट आप जाके ना आगे जाके एसबीएल में या कहीं भी किसी सब्जेक्ट में पढ़ोगे। टेलर मेड और ओटीसी, टेलर मेड वो होती है एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, एज पर योर यानी कि, या एज पर ओन रिक्वायरमेंट मैं कह सकती हूँ, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप मर्जी से जो चीज बनाते हो। ओटीसी होती है ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर चीज। ओवर द काउंटर का मतलब ये है उसमें आप अपनी मर्जी ऐड नहीं कर सकते, जाते हो बस ओवर द काउंटर, जैसी चीज बनी हुई है वैसी आप लोगे। वो कह रहे हैं डीएसएस सिस्टम जो है ये टेलर मेड है। टेलर मेड का क्या मतलब हुआ? आप उसके अंदर अपनी मर्जी के प्रोग्राम रखवा सकते हो कि आप ये ऐड कर दो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल टैली सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब आप उसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर आप ये फीचर रखते हो कि अच्छा वाउचर क्रिएटेड बाय, नाम भी आए उसके अंदर, अच्छा उसके अंदर डेट भी आए, उसके अंदर टाइम भी आए, उसके अंदर हर, तो वो आप अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर वालों को बताते हो और वो प्रोग्रामिंग आपको उस तरह की करके देते हैं। तो टेलर मेड है, इसके अंदर भी आप अपनी मर्जी की रिक्वायरमेंट करके अपना ये डिसीजन और इजी करवा सकते हो। अच्छा जैसे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 5 डीएसएस की है। सुपरमार्केट चेन, एक सुपरमार्केट चेन है जो कि प्लान कर रहे हैं सेलिंग गुड्स ऑनलाइन, ऑनलाइन गुड्स सेल करने के लिए बात कर रहे हैं, बट अनसर्टेन ऑफ वेदर इट इज appropriate for the organization। मतलब uncertain of uncertain of whether it is appropriate for organization, मतलब अभी वो श्योर नहीं है कि हमारे लिए ये चीज अच्छी है ऑनलाइन गुड सेल करना या नहीं। मतलब लेट्स से अगर मैं एक बिजनेस फिजिकली कर रही हूँ तो मैं उसके लिए सोचूंगी मैंने ऑनलाइन भी इसको लेके जाना है, तो मेरे लिए होगा या नहीं होगा, तो मैं अनश्योर हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने क्या किया, खुद से मुझे डिसीजन लेना कि हाँ, उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर की कंपनी की, ओवरऑल रिसोर्सेज की, ऑनलाइन सेलिंग के लिए सारा कुछ, मतलब इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी की। उसके बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन दी ऑनलाइन, जो ऑनलाइन ली और इंफॉर्मेशन की कितने ग्रोसरी और मार्केट स्टोर हैं, मतलब कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं, हम अच्छा सेल कर पाएंगे या नहीं, या किसका रेटिंग ज्यादा है। मोस्टली ऑनलाइन सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि कस्टमर वहां पे रेटिंग करते हैं, तो जो जिसकी रेटिंग हाई होती है फिर उसी से ही लोग ज्यादा बाय करना पसंद करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन को डीएसएस में प्रेजेंट किया, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके डीएसएस में प्रेजेंट किया उस वे के अंदर जिस वे के अंदर आपने प्रोग्रामिंग करानी है, जैसे आपको समझ आ सके, आप डिसीजन कर सके। तो वो डीएसएस आपको उस सारी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके बताया देगा कि आप कहाँ पे लाई करते हो, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली डीएसएस का फायदा है। उसके बाद हमारा थर्ड जो था EIS, जो कि मैं स्ट्रेटेजिक लेवल वाले यूज करते हैं, एग्जेक्टिव। क्योंकि EIS आपने वर्ड देखने हैं, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जेक्टिव कौन होते हैं? हम लोग कहते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बीओडी, टॉप एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव टॉप ऑफिशियल होते हैं, मतलब बड़े लेवल के जो लोग होते हैं। तो जाहिर है जब EIS की बात आए तो एग्जेक्टिव वर्ड लगा हुआ होगा तो वो तो स्ट्रेटेजिक वाले यूज करेंगे। ये हमने इस तरह कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। तो ये कौन से मैनेजर यूज करते हैं? टॉप लेवल के मैनेजर, ताकि उनको पता हो फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन की एक्स्ट्रा, सो ओवरऑल इंटायर बिजनेस की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, हर एक चीज का डाटा सब कुछ उसी के अंदर पड़ा हुआ होता है। हर इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है, इवन के हर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी वहाँ पे आ रही होती है। जैसे कोई इंटरनेट और ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही होती है। तो इस तरह का आपने टॉप लेवल का सिस्टम जनरेट करना है। EIS enable senior management to easily model
entire business by turning its data into useful and summarized report। मतलब वो मैनेजर जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है उसको इस काबिल बनाता है। इनेबल का मतलब होता है कि काबिल बनाना, वो इस काबिल बनाता है कि वो बिजनेस का मॉडल समझ सके, बिजनेस के डाटा को समराइज कर सके, रिपोर्ट इजीली जनरेट करके डिसीजन ले सके, मतलब डिसीजन लेके अपने स्टाफ को बता सकें कि ये चीज ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। जैसे यहाँ पे आप अगर देखो ना, ये एक डायग्राम है, इस तरह की डायग्राम हम पे देखते हैं, हम गूगल में देखते हैं, एक्सेल में देखते हैं, या हम मोस्टली लाइक नेट पे देखते हैं। तो ये क्या है, ये EIS है। वो कह रहे हैं वुड कंबाइन मेनी टाइप ऑफ डाटा सेम स्क्रीन। एक स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट तरह का डाटा शो होता है ताकि एग्जेक्टिव को हर तरह से बिजनेस की परफॉर्मेंस समझे। अब आप देखो जरा, ये बेसिकली क्या है, ये एक पाई चार्ट की डायग्राम दी हुई है। पाई चार्ट आपने पढ़ा होगा MA1 में कि पाई चार्ट क्या होता है, स्प्रेडशीट में बनता है। आप कॉलम्स में डाटा लिखते हो और सिर्फ वहां पे जाके तो सेलेक्ट करते हो। चार्ट की टाइप्स आती है, बार चार्ट होता है, बहुत सारे पाई चार्ट होते हैं, चार्ट होता है डिफरेंट तरह के। अच्छा, ये पाई चार्ट दिया हुआ है। अब देखो पाई चार्ट के अंदर हमें बता, वो कह रहा है सेल्स रिपोर्ट, सेल्स समरी रिपोर्ट 4 जनवरी 2006, पूरी की पूरी एक रिपोर्ट दी हुई है। अब इस रिपोर्ट के अंदर आपने जरा बहुत अच्छे से देखना है कि उसने डिफरेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। डार्क कलर है, ये यूएस का है, उससे थोड़ा सा लाइट एक्स लिमिटेड कंपनी है, फिर वाई लिमिटेड कंपनी, फिर जेड लिमिटेड कंपनी। ठीक है, उसने यूएस की बात की है और आगे एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जी लिमिटेड की बात की है डिफरेंट। सेल टारगेट क्या था इस वीक, दिस वीक सेल, सॉरी दिस वीक सेल क्या थी, 14,567 दिसंबर की ये थी, हाफ ईयर की ये थी। अब जरा देखो आपके इस डाटा के अंदर मार्केट शेयर वो बता रहा है, हाफ लास्ट हाफ 2005, मतलब 2005 का आधा हिस्सा उसमें सेल्स का आई है। आप देखो 48%, ये कलर आ रहा है जेड लिमिटेड की तरफ, 48% है। 5% आ रही है किसकी, वाई लिमिटेड की। 12% आ रही है लिमिटेड की, और 35% यूएस की आ रही है। तो इसका मतलब ये कि हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा को कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है, किस रीजन के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये चार्ट के अंदर बहुत इजी होता है एक्सप्लेनेशन देना, मीटिंग्स में स्टाफ को बताना बहुत इजीली होता है, तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये था EIS। लास्ट हमारा है ES। अब कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर का काम है, ACCA का एग्जामिनर स्टूडेंट्स को ऐसी सिचुएशन डाल के देता है क्वेश्चन कि वो लाजमी कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इस तरह से होते हैं कि वो बेसिकली डबल माइंडेड हो जाते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है, ये भी लग रही है, अब क्या करें। तो वो याद रखने, वर्ड्स याद रखने, F1 का पेपर होता ही वर्ड गेम्स के ऊपर है। तो ES क्या है, ES एक्सपर्ट सिस्टम है। अब कहीं पे ES लिखा हुआ हो और वो पूछ रहा हो कि ES सिस्टम रिलेटेड टू विच मैनेजमेंट, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट वो स्ट्रेटेजिक को टिक कर दे, वो कोई और स्टेटमेंट दे रहा है लेकिन वहां पे आपने स्ट्रेटेजिक आंसर लिखा हुआ। उसकी वजह क्या है कि EIS और ES सिमिलर लग रहा है, बट आपने डिफरेंस रखना है। ये एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ES एक्सपर्ट सिस्टम है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या कराता है, एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसके पास कोई ऐसा नॉलेज हो जो नॉर्मली किसी नॉन एक्सपर्ट बंदे के पास नहीं होती। सर चलो हम इस प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। हमारा लेट्स से हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम कोई फॉर एग्जांपल कोई BRS हमने बनवानी। BRS क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। अब हो सकता है कि एक बंदा उसमें एक्सपर्ट होगा जो कि बाकी उसको इंटरोगेट नहीं कर सकते, बाकी उसको नहीं समझ सकते, तो उसी पर्सन से हम बनवाएंगे। तो एक्सपर्ट सिस्टम भी बेसिकली वो वाला सिस्टम होता है, उसके पास वो नॉलेज, वो एक्सपर्टीज होती है जो बाकियों के पास नहीं होती। ठीक है, तो एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, क्या, वो लोग जिनके पास, या वो सिस्टम्स जिनके पास ऐसा नॉलेज। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जितना भी ज्यादा चल रहा है वो क्या चल रहा है, ChatGPT। ठीक है, ChatGPT, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग सबसे ज्यादा क्या ChatGPT या AI यूज कर रहे हैं। वो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे AI को, तो इस चैप्टर में हमने देखना भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो ये ChatGPT AI ये क्या चीज है, ये बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू वो वाला नॉलेज, वो वाली चीजें जो नॉर्मली बंदे के पास नहीं होती, वहां से फौरन आप निकाल लेते हो। आपको डिसीजन के अंदर एडवाइस मिल जाती है, आप कोई भी चीज बनाना चाहो। तो ये चीजें क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ नॉर्मल हायरार्की ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम विल बी यूज्ड बाय एम्प्लॉय। अच्छा,
अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ईएस सिस्टम कौन सी मैनेजमेंट यूज कर सकती है, स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और ऑपरेशनल, वो लिख रहा है कि ये किसी नॉर्मल पार्ट ऑफ हायरार्की का नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय यूज कर सकता है। लाइक इस लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजिक हो, टेक्निकल हो, ऑपरेशनल हो, कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है। ठीक है, सिंपली इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सपर्ट सिस्टम आर वाइडली यूज इन टेक्निकल आर कॉम्प्लेक्स एरियाज, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, टेक्निकल हैं, उसके ऊपर यूज होती हैं। जैसे लॉज, लॉज रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं उसके ऊपर आप लगाते हो। टैक्सेशन, टैक्स स्लैब्स, टैक्स कैलकुलेशन, हमारा टैक्स कितना बनता है, हमारी कौन सी टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम है, कॉलम्स फिल आप करते हो। तो वो क्या पर्सनल टैक्स कैलकुलेशन कितनी है, तो उसके ऊपर आपको पता चलता है कि क्या क्या है, गाइडेंस मिल जाती है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर ग्रांटिंग क्रेडिट, ग्रांटिंग क्रेडिट मतलब आप उधार देना चाहते हो, उधार एक्सेप्ट करना चाहते हो कि यानी कि किसी कस्टमर को आपने क्रेडिट देना है, तो आप क्या देखोगे, देखोगे कि उनकी क्या बैंकिंग पॉलिसीज चल रही है, मतलब सॉरी उनका क्या क्रेडिट टर्म चल रही है, वो पिछले पैसे क्लियर कर चुके हैं या नहीं, अगर कोई नया कस्टमर है तो उसके लिए ट्रेड रेफरेंसेस क्या क्या हैं, वो ठीक है कस्टमर या नहीं, मार्केट में क्या सिचुएशन है। मेडिसिन, ये भी एक्सपर्ट सिस्टम, क्योंकि मेडिसिन बेसिकली सिम्टम्स डायग्नोज करती हैं, तो मेडिसिन की टेस्टिंग एक्सपर्ट सिस्टम्स के थ्रू होगी ताकि पता चले कि ये मेडिसिन बेनिफिशियल होंगी या नहीं। तो ये बेसिकली कुछ सिस्टम्स थे जो कि हमने पढ़ने थे। अब इलिस्ट्रेशन 7 के अंदर कह रहा है एन अकाउंटेंट वुड यूज एन एक्सपर्ट सिस्टम टू कैलकुलेट क्लाइंट्स पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी की आपने पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी देखनी है ना, कि पर्सनली उसका कितना टैक्स बनता है, तो पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, तो आप उसके लिए भी ईएस यूज कर सकते हो। कोई अकाउंटेंट है वो भी यूज कर सकता है, वो इन सारी की सारी क्लाइंट की सर्कमस्टांसेस इंफॉर्मेशन पुट करेगा, ये उसकी इनकम है, ये उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, ये वाली टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम है, ये वाली टैक्सेबल, तो उसको पता चल जाएगा रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कितने परसेंट टैक्स लगता है, वो किस स्लैब में आ रहा है, यानी कि किस रेंज में आ रहा है, उसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के दरमियान है, 10 लाख से 15 लाख के दरमियान है, तो पता चल जाता है टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी। अच्छा, आगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 के अंदर वो कह रहा है AFTPLC इज कंसिडरिंग सेटिंग अप न्यू आईटी सिस्टम, मतलब वो कंसीडर कर रहे हैं कि न्यू आईटी सिस्टम हम सेटअप लगाएं। इट नीड्स द सिस्टम टू प्रोवाइड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टू हेल्प द स्ट्रेटेजिक मैनेजर मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ इंटायर बिजनेस क्विकली एंड इजीली, मतलब पूरे के पूरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन को क्विकली इजीली देखा जा सके। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एएफटी इज प्लानिंग सेटिंग अप, के वो कौन से सिस्टम को प्लान कर रहे हैं, तो इंटायर बिजनेस की परफॉर्मेंस और टॉप लेवल इंटरनल एक्सटर्नल हर तरह की इंफॉर्मेशन को हिंट उसने हमें ये भी दे दिया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजर मॉनिटर करेंगे इससे इंफॉर्मेशन, और इंटायर बिजनेस की इंफॉर्मेशन मॉनिटर करेंगे। आईटी सिस्टम है इंफॉर्मेशन का, तो हमें क्या पता था कि जो एएफटी वाले जो टॉप लेवल के हैं वो क्या यूज करते हैं, ईआईएस, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 को भी देख लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स हैं। कह रहा है एक्सपर्ट सिस्टम टेंड टू बी वेरी एक्सपेंसिव, मीनिंग दैट देयर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रेटेजिक लेवल स्टाफ ओनली। अभी ऊपर आप दोबारा से जाके अगर इसको देखो तो ईएस सिस्टम के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका चाहे स्ट्रेटेजिक लेवल यूज करे, टेक्निकल लेवल यूज करे या ऑपरेशन। यहाँ पे वो क्या लिख रहा है कि क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम बहुत महंगा होता है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा, बल्कि आप अगर कहते हैं तो हम ऊपर चल के देख भी लेते हैं कि कहाँ गया, ये लिखा हुआ है कि it is this is not part of normal hierarchy of information system and it will be used by employee all level of organization। तो हमने ये अभी अभी पढ़ा है, तो ये बात तो हम मान ही नहीं सकते कि ये ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेवल के एम्प्लॉयज यूज करेंगे, तो ये बात तो पहले ही गलत होगी। each decision support system tend to be tailored to the
ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इस, हमने ऊपर पढ़ा था DSS क्या होता है, टेलर्ड मेड ही होता है। टेलर्ड मेड का मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन उसको अपनी मर्जी से जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है वो बनवा सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, पहली या दूसरी। तो बीटा ओनली हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसकी रीजन ये है कि DSS टेलर्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी से बनाया जाता है। ओके, आगे हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। चलो अभी स्प्रेडशीट की हम बात कर रहे थे, वो भी आ गया है। तो ये हम ओके, तो हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 के अंदर हम लोग ये सीख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी का क्या रोल है। ठीक है, बिजनेस के अंदर जो आईटी है उसका क्या रोल है। तो आईटी के अंदर डेफिनेटली जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो टेक्नोलॉजी के साथ जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उनका मस्ट यूज होता है। क्योंकि अगर हम लोग 2024 को देखें तो 2024 को कंपेयर करें अगर हम 2000 से, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब ऑलमोस्ट जो अकाउंटिंग है, ऑलमोस्ट जो बिजनेस की सारी चीजें हैं वो शिफ्ट हो गई हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ऊपर। तो हमें एज एन अकाउंटेंट पता होना चाहिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग होती है और कैसे कैसे होती है। क्योंकि आगे चल के अगर आपने बिजनेस करना है, आपने अकाउंटेंट बनना है, वट एवर ऑडिटर बनना है, टैक्स कंसल्टेंट बनना है, तो आपको सब चीजों का पता होना चाहिए। तो हम लोग ये चीजें देख लेते हैं। एग्जाम के लिए भी आपको ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पूछी जा सकती हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि इसलिए बनाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स को या जो यूजर्स होते हैं उनको हेल्प कर सकें, उनको कुछ काम करने में आसानी कर सकें। जैसे बहुत बड़ा डाटा है तो उसको हम स्प्रेडशीट के अंदर उसको हम समराइज कर सकते हैं, उसके अंदर हम बहुत ज्यादा डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है उस डाटा को डिसीजन मेकिंग के अंदर एनालाइज करने के लिए भी। अब वो कह रहा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हर सॉफ्टवेयर या हर एप्लीकेशन का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। मतलब जब हम कोई सॉफ्टवेयर अप्लाई करें तो उसके ये फायदे हमें देखने चाहिए और नुकसान भी देखने चाहिए। कौन किस एप्लीकेशन को चूज करना चाहिए, कौन से टास्क के लिए कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा बेस्ट रहेगी। तो ये चीजें हमें देखनी है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारा है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर जिसको हम अपनी जुबान में एक्सेल भी कहते हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली एक्सेल लोग कहते हैं इसको। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट बेसिकली एक क्या उसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेपर शीट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक शीट है। इलेक्ट्रॉनिक शीट का मतलब क्या है कि जहाँ पे रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं, रोज और कॉलम से बने हुए होते हैं और उसके अंदर हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, बहुत सारी आइटम को लिस्ट करते हैं, इवन अपने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखते हैं। मतलब कोई भी चीज हमें लिखनी है ना तो उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पे वो बता रहा है डाटा एनालाइज डाटा एंड सॉर्ट लिस्ट ऑफ आइटम। बहुत सारी लिस्ट ऑफ आइटम्स को सॉर्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बनाया जाता है। जहां पे वो ये चीज कह रहा है कि बहुत बड़ा डाटा होता है जिसको क्रंचिंग नंबर्स एंड स्टोरेज ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम, मतलब बहुत ज्यादा डाटा को क्रंच करने के लिए, अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट करने के लिए, नंबर जो होते हैं सेव करने के लिए बनाया जाता है। दे आल्सो इंक्लूड ग्राफिक फंक्शंस। मैंने पहले बताया कि डाटा के लिए हम ग्राफ्स बनाते हैं। जैसे आपने ये MA1 में प्रैक्टिस भी की होगी, उसमें पेपर में भी इसका काफी हद तक हिस्सा आता है। ग्राफ्स वहां पे बनते हैं, पाई चार्ट बनता है, बार चार्ट बनता है, बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं। वो जैसे अगर हम लोग गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो उसकी इमेजेस में अगर जाएं तो कोई बिजनेस मॉडल हम देख रहे होते हैं या कुछ भी बिजनेस का पास इंडेक्स देख रहे होते हैं तो कुछ इस तरह से लाइन ग्राफ बने हुए होते हैं, कुछ इस तरह से बार चार्ट बने हुए होते हैं, कुछ पाई चार्ट जो कल हमने डिस्कस किया था इस टाइप का बना हुआ होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है ताकि रिपोर्ट को जल्दी अंडरस्टैंड किया जा सके। मतलब पूरे 4 कंट्रीज का डाटा इस ग्राफ, छोटे से ग्राफ में शो हुआ हुआ है तो आपके लिए आसानी है ना कि आप उस डाटा को जल्दी से अंडरस्टैंड कर सको, जल्दी से डिसीजन ले सको, कम्युनिकेट कर सको। तो स्प्रेडशीट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक शीट है जिसके अंदर आप डाटा को रिकॉर्ड करते हो, रोज एंड कॉलम्स हैं,
रोज और कॉलम, आपने एमए 1 में पढ़ा होगा कि रोज एंड कॉलम, जब ऐसे रोज एंड कॉलम्स बनी हुई होती हैं, रोज और कॉलम जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये एक सेल बन जाता है और शीट्स डिफरेंट आ रही होती हैं। अच्छा है, हम लोग ये देखते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, रिलेटिवली इजी टू यूज। इसकी रीजन ये है, हालांकि एक्सेल के अंदर 1000 से भी ज्यादा चीजें हैं, फॉर्मूलाज हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं, बट ये है कि इजी टू यूज होता है, मतलब आप आसानी से use कर सकते हो। इजी टू यूज इसलिए भी होता है कि आप देखो, आप लोग लेट से कोई अगर बच्चा मैट्रिक करके एसीसीए में आता है तो उसको भी एमए 1 फर्स्ट लेवल पे एक्सेल सिखाया जाता है। तो इजी टू यूज है इसलिए सिखाया जाता है, ट्रेनिंग उसके लिए कम रिक्वायर्ड होती है, थोड़ा सा टाइम में आपको सिखा दिया जाता है। मतलब बहुत सारे बच्चों को एक्सेल में सिर्फ स्प्रेडशीट में एमए 1 में बताया जाता है और बाकी चीजें वो करते करते खुद ही सीख जाते हैं। तो थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए। ज्यादा मैनेजर फेमिलियर होते हैं, क्यों में फेमिलियर होते हैं, कॉमन सॉफ्टवेयर है, कॉमन एप्लीकेशन है कि मतलब हर, इवन कि आप एक छोटी सी शॉप पे भी जाओ ना तो शायद वो लोग भी अपना सारा रिकॉर्ड एक्सेल पे मेंटेन करते हो। तो कॉमन है। और अगर आप एज एन एसीसीए स्टूडेंट देखो तो एसीसीए के बच्चे तो सारे अपने स्किल्स के पेपर करेंगे ही एक्सेल शीट के ऊपर, यानी कि जो सीआरक्यूज होते हैं वो एक्सेल पे सॉल्व करते हैं। तो आप आगे जाके मैनेजर बनोगे या वट एवर जो भी आपकी पोजीशन होगी, आपको तो पहले ही पता होगा इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे होते हैं, बट ईच एंड एवरीथिंग। Ability to collaborate using co-author spreadsheet and see each other's changes in a matter of seconds। मतलब एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर कोई चीज चेंज करनी है, कोई और कोऑथराइज्ड स्प्रेडशीट है, उसको मतलब कोलैबोरेट आप कर सकते हो, एबिलिटी होती है उसके अंदर। अब तो नया सिस्टम जो आ गया, पहले ये होता था ना, पहले सबसे बड़ा मसला ये होता था कि ये जो एक्सेल शीट होती है ना, एक्सेल की जो शीट है, वो हम किसी को वो नहीं कर सकते थे, मतलब शेयर नहीं कर सकते थे। मतलब शेयर इस तरह से कर सकते थे कि हमें प्रॉपर ईमेल में सेंड करनी पड़ती थी, बट एट अ टाइम, अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई एक्सेल की शीट है, वो मैं भी देख रही हूँ और वो आप भी देख रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं था। बट ये पहले होता था। अब क्या हो गया, अब अगर आप जाओ ना, आप गूगल के ऊपर अपनी जीमेल बनाते हो, तो गूगल के ऊपर गूगल वालों ने ये चीज दे दी है कि ऑनलाइन भी शीट आप मेंटेन कर सकते हो। एक सेकेंड, अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे शो होता है तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि एक ही टाइम में बहुत सारे बिजनेस के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो उस शीट को एक ही टाइम में रन कर सकते हैं, एक ही टाइम में चीजें चेंज कर सकते हैं, और वो सबके लिए विजिबल होती है। जस्ट अ सेकेंड, अगर वो यहाँ पे मेरे पास ओपन होती है तो मैं आपको शो भी करा देती हूँ। जैसे लेट से ये स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, ये गूगल की स्क्रीन, यहाँ पे आप देखें कि ये गूगल का जो इंटरफेस है जीमेल का, जहाँ यहाँ पे अगर हम गूगल पे अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखें इसके सारे आप ऑप्शंस आ रहे होते हैं, अकाउंट, यूट्यूब, ईच एंड एवरीथिंग आ रही होती है। यहाँ पे अगर आप नीचे जाए ना, नेट नहीं सही काम कर रहा शायद, यहाँ पे ये देखें, ये ऑनलाइन शीट्स का ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे भी आप शीट प्रिपेयर करके, और इस जीमेल से, मतलब वो शीट अगर लिंक आप किसी को एक्सेस सेंड करते हो तो, या किसी को आप पासवर्ड देते हो तो एट अ टाइम पे आप भी उसमें चीजें चेंज कर सकोगे और वो बंदा भी चेंज कर सकेगा। तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का बहुत मतलब फायदा हो गया है कि अब ये चीजें ऑनलाइन पे भी चली गई हैं, तो एक सेकंड के अंदर ये चीजें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, हम नुकसानात भी देख लेते हैं। एक जहाँ पे बेनिफिट देख रहे हैं तो डिसएडवांटेज भी देखना पड़ेगा। डेटा मस्ट बी रिकॉपीड ओवर एंड ओवर अगेन। अभी तो आप शायद मे बी फेमिलियर होंगे एक्सेल के साथ, जो लोग फेमिलियर हैं उनको तो आइडिया होगा, लेकिन अगर किसी ने स्प्रेडशीट बहुत ज्यादा यूज नहीं की तो आप लोग देखोगे कि वहां पे आपको डेटा को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, बार बार कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप शीट 1 में कुछ बना रहे हो या शीट 1 से आप शीट 2 में लेके जाना चाह रहे हो, उसको इधर से आपको कॉपी करके शीट 2 में लेके जाना पड़ेगा। फिर इवन के आप इस सेल में से डाटा को इस सेल में लेके आना चाह रहे हो तो इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कॉपी बार बार रिकॉपीड हो रहा होता है डाटा, मतलब आपको लेके इधर उधर जाने के लिए बार बार कॉपी करना पड़ता है। उसके बाद वो कह रहा है दे मे बी अनएबल टू एफिशिएंटली आइडेंटिफाई डाटा एरर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एरर आइडेंटिफाई करना एक्सेल में
मुश्किल होता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने बहुत सारा डाटा एक शीट में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मतलब एरर फाइंड करने में मुश्किल होगी। नो डाउट कि ऑप्शन होता है वहाँ पे आपके पास, आप उसमें फाइंड में जाके सर्च भी कर लेते हो कोई चीज़ अगर आपको लगती है। बट ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ मैनेजर काम करते हुए अनइंटेंशनली कहीं और देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, कोई बटन प्रेस हो जाता है या कुछ कोई डिजिट कहीं पे लिखने हो जाता है, तो वो शायद बाद में कर्सर से कहीं और जाएं तो वो चीज याद नहीं रहती, या वो चीज आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि किस जगह पे क्या मिस्टेक हुई है डाटा के अंदर। तो ये चीजें आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ होता है। डिटेल सॉर्टिंग एंड क्यूरी एबिलिटी, मतलब एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो चीजें आप जैसे डालते हो, जो अपने हिसाब से डालते हो उसी हिसाब से होती है। मतलब सॉर्टिंग ठीक है आप करते हो, बट बहुत ज्यादा सॉर्टिंग नहीं होती। मतलब अपने मर्जी से आप उसके अंदर बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, आप कुछ देखना चाहो, फाइंड का ऑप्शन होता है, बट वो एग्जैक्टली मतलब पूरी डिटेल वाइज आप कुछ देखना चाहो तो वो थोड़ा मसला होता है कि एग्जैक्ट वो वैसे नहीं आपको मिल पाता। उसके अलावा इसके अंदर वायलेशन भी हो सकती है, शेयरिंग वायलेशन, मतलब यूजर को अगर आप शेयर करते हो, अगर आप, तो वो चेंज कर सकते हैं सेम टाइम के ऊपर। मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मैंने ऑनलाइन अपनी शीट का पासवर्ड और यूजर नेम किसी को दे दिया है, तो उसके अंदर कोई भी चीज चेंज हो सकती है, तो वो मेरे नॉलेज में नहीं होगी, कि मतलब मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर मैंने किसी को शेयर कर दिया वो चेंज करता है, तो मैं जब देखूंगी तो मुझे समझ नहीं आएगी। तो ये चीजें वायलेशन भी हो सकती है, मतलब कुछ ये प्रॉब्लम भी आती हैं। उसके बाद हमारा अगली एप्लीकेशन जो है वो तो स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल की बात हो रही थी। अगली जो हमारा एप्लीकेशन है वो डेटाबेसेस है। डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेसेस ये जो बहुत सारी कंपनीज अपने सिस्टम्स बनवाती हैं, अपने रिकॉर्ड रखने के लिए प्रॉपर डेटाबेस रखती हैं, मतलब रिकॉर्ड पूरा का पूरा जिसमें मेंटेन होगा, मतलब बहुत ज्यादा आप ट्रांजैक्शन जिसमें रिकॉर्ड कर सको अपनी, एक ही कंपनी के अंदर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी अपनी कंपनी का पर्सनल डेटाबेस बना के तो शेयर करते हैं, किधर जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनके साथ, और उसी में सारे यूजर्स यूज कर रहे होते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा अमाउंट का रॉ डाटा रख सकते हो। बेस्ट यूज है डेटाबेस का, मतलब आप उसके अंदर जो भी चीजें, एक यूजर या एक से ज्यादा, दो दो चार, जितने भी यूजर रखना चाहो वो भी उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है। तो डिफरेंट तरह के डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कंपनीज की अपनी डेटाबेसेस होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, तो वो बहुत सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे पोर्टल्स होते हैं, कंपनी के अपने पोर्टल होते हैं, अपने बने हुए होते हैं, तो वो डेटाबेस होती है, उस पोर्टल के अंदर सारी रिकॉर्ड होता है, हर चीज होती है। तो ये डेटाबेसेस होते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट गेन बाय यूजिंग डेटाबेसेस, ईज ऑफ रिपोर्टिंग एंड शेयरिंग डाटा। आसानी होती है डाटा को रिपोर्ट करने की, शेयर करने की, क्योंकि वो पोर्टल है। वो एक तरह की इंफॉर्मेशन सबको, मतलब सबको एक इंफॉर्मेशन सेम तरह की मिल रही है उस पोर्टल पे, जो भी जा रहा है, जो भी जैसा भी पोस्ट हो रहा है। तो वो एक अच्छी चीज है कि उसके अंदर डाटा शेयर हो रहा है, बेनिफिट है, सबको सेम डाटा मिल रहा है। डेटाबेस रिक्वायर लिटिल और नो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा बिटवीन इंफॉर्मेशन टेबल। वो जो वेबसाइट बनी हुई होती है ना कंपनी की, या कंपनी ने अपना पोर्टल बनाया हुआ, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती, बार बार चीजें नहीं आ रही होती, एक ही बार जो इंफॉर्मेशन टेबल्स के अंदर लिखी हुई होती है, जो एक एक बार ही आ रही होती है। ऐसा नहीं होता कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं ये कहती हूँ कि लेट से टैली सॉफ्टवेयर, अगर मैं उसकी बात वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, उसके अंदर अगर मैंने कोई चीज रिकॉर्ड किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा बंदा भी वही चीज सेम रिकॉर्ड करेगा। नहीं, उस डेटाबेस के अंदर एक इंफॉर्मेशन एक ही बार आती है, आप रिकॉर्ड कर भी रहे होते हो तो वो आपको ऑप्शन देता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उधर अंदर। तो इंफॉर्मेशन के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती। फिर चेंजेस मेड टू द डाटा डू नॉट करप्ट द प्रोग्रामिंग। करप्ट द प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हम, कुछ एप्लीकेशन या कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हम डाउनलोड करते हैं, या कुछ जिसके साथ वायरस होता है या कुछ, तो वो करप्ट हो जाती है, ओपन नहीं होती। अब वो कह रहा है कि अगर आपका डाटा चेंज होता है, मतलब एक यूजर या दूसरा यूजर डाटा उसके अंदर कुछ चेंज करता है, तो वो उस प्रोग्राम को करप्ट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर आप वापस ओपन ना कर पाओ, कुछ चेंजिंग ना कर पाओ, वो रनिंग करेगा, वो इजीली उसी तरह चलेगा। मतलब उसमें ये नहीं आएगा कि वो फाइल ओपन ही ना हो, या उसके अंदर कोई वायरस चला जाए, या इस तरह की कोई भी बात नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि
Database offer good security to restrict user from accessing privileged information। अब databases क्या होते हैं? databases वो होते हैं जिसके अंदर आप यूज करते हो यूजर नेम एंड पासवर्ड। हर कंपनी अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड हर किसी को तो नहीं देगी, वो सिर्फ उनको देगी जो ऑथराइज्ड पीपल है। ऑथराइज्ड पीपल का क्या मतलब हुआ? वो लोग जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जिनको उस डेटाबेस की जरूरत है, जो उसके अंदर काम करेंगे, हर किसी को आप नहीं दे रहे होते। तो इसका फायदा ये है कि सिक्योरिटी होती है, रिस्ट्रिक्ट यूजर होते हैं हर किसी को। जैसे अगर लेट से मैं ये कहती हूँ कि आपका अपना जीमेल है, ठीक है, आपका अपना जीमेल है, उस जीमेल का यूजर आपके पास है, पासवर्ड आपके पास है, हर चीज आप कर सकते हो, मीन वो सिक्योर है, वो आपकी डेटाबेस है, वो किसी और की डेटाबेस नहीं है। सिर्फ उनको जिनको आप शेयर करोगे कुछ इंफॉर्मेशन है या कुछ भी, जैसे अगर लेट से कभी ऐसा होता है, कोई इशू होता है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर देती हूँ तो मैं उधर ड्राइव से आपको शेयर कर देती हूँ, तो सिर्फ उन लोगों को वो जाता है जिनको मैं शेयर करती हूँ। तो ये क्या चीज है कि वहां पे इंफॉर्मेशन अगर कोई चेंज करनी है तो कोडेड इंफॉर्मेशन होगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है डेटाबेसेस की, मतलब डेटाबेसेस सिक्योर होते हैं। बट हर चीज का बेनिफिट है, हर चीज का डिसएडवांटेज होता है। जैसे मोबाइल फोन की एग्जांपल आप ले लो। मोबाइल फोन अगर आप पॉजिटिवली यूज करो, सिर्फ काम के लिए यूज करो तो फायदा है। अगर आप हर टाइम गेम्स खेलते रहो, हर टाइम उसके ऊपर वीडियोस देखते रहो या कुछ भी, तो आई साइड का इशू होता है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हर चीज के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर नॉलेज, रिक्वायर द यूजर टू लर्न न्यू सिस्टम। डिसएडवांटेज इसको हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आपने कोई न्यू एम्प्लॉय हायर किया, ठीक है, तो उसके लिए आपकी डेटाबेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो डेटाबेस कहीं और पे तो नहीं यूज करके आया ना। नो डाउट अगर किसी की डेटाबेस दूसरी कंपनी से सिमिलर भी है, तब भी आपको नॉलेज की जरूरत होगी। हर कंपनी का काम करने का तरीका डिफरेंट है। हम पीछे चैप्टर पूरा पढ़ के आए कि स्ट्रक्चर हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक बनाता है। तो उसके लिए डिसएडवांटेज ये है कि जो यूजर्स हैं उनको नॉलेज चाहिए होगा, उनको सीखना होगा। रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर। अब देखो, जो आपने सॉफ्टवेयर न्यू लगाया है उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी लेना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा ये देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि देखो, जब कोविड आया था, ठीक है, कोविड आया था, तो कोविड से पहले बहुत कम मैं ये कहती हूँ कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर तो शायद किसी को 20% तक नॉलेज हुआ होगा कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं या ऑनलाइन क्लासेस किस तरह ली जाती है या कुछ। बट कोविड आया, कोविड आया तो कंपनीज ने क्या किया? न्यू सॉफ्टवेयर लिए। जैसे अगर आप देखो जूम, जूम वैसे तो फ्री वर्जन भी है, बट अगर कंपनी, अब ऐसा तो नहीं होता ना, जो स्किल्स के पेपर होते हैं, स्किल्स के पेपर के लिए शुरू में तो हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी, क्योंकि ये क्लास तो 45 मिनट बाद एंड हो जाती है। स्किल्स के पेपर के लिए तो 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं। तो जूम पे वो फिर हमें पेड वर्जन खरीदना पड़ा था, फिर उसके लिए वर्कशॉप्स होती थी। क्योंकि अगर आप देखो, हम लोग बी अब बीइंग अ टीचर, हमें भी वो चीज नहीं, जूम का पता तो नहीं था ना कैसे काम करना है उस पे, हमारे लिए भी वो पहली बार नई चीज थी। फिर वो ट्रेनिंग हमें कराई गई, वो सिखाया गया, तो इसका मतलब उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी, ट्रेनिंग भी, सॉफ्टवेयर, सारा कुछ करना था। तो ये सारी चीजें क्या है, ये देखें, कोविड से हमने नई चीजें सीखी हैं। उसके अलावा इनिशियल टाइम एंड कॉस्ट कह रहा है कि माइग्रेटिंग ऑल ऑफ द डाटा इनटू न्यू डेटाबेस सिस्टम इज सिग्निफिकेंट। अब लेट्स से इसके लिए मैं ये एग्जांपल दूंगी कि शुरू में टाइम भी बहुत लगता है कोई नया डेटाबेस सिस्टम अगर आप लगाते हो, और कॉस्ट भी लगती है। माइग्रेट का मतलब होता है शिफ्ट करना। क्या मतलब हुआ? लेट से आपने सुना होगा क्विक बुक के बारे में, क्विक बुक्स के बारे में। क्विक बुक्स क्या है? अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके ऊपर अकाउंटिंग लोग करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सब कुछ, ठीक है। अब लेट से एक कंपनी है जो कि क्विक बुक्स को छोड़ के, शायद वो इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो क्विक बुक से टैली सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं, ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो रहे हैं। पहली बात ये है, क्विक बुक से सारा डाटा टैली में शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, रिकॉर्ड सारा अपना इधर लेके आना पड़ेगा, कॉस्ट भी लगेगी। कॉस्ट कैसे लगेगी? टैली सॉफ्टवेयर पेड आपको खरीदना पड़ेगा, फिर जो बंदे उस पे ऊपर डाटा शिफ्ट करेंगे वो पैसे लेंगे, सारा काम
आपको काफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या है कि आपका जो डिसएडवांटेज है इसका, फायदे भी हैं नो डाउट, बेनिफिट्स भी होंगे, लेकिन डिसएडवांटेज भी हमें साथ देखने हैं। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं अकाउंटेंसी पैकेजेस। अच्छा, पैकेजेस के बारे में मैं एग्जांपल दे के इस तरह समझाऊंगी, क्योंकि आई थिंक सो कि ये एग्जांपल इस तरह से दे के बताना, क्योंकि आपके लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस एग्जांपल से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। पैकेजेस का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके लेवल पे मैं जाके अगर एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि ये एग्जांपल लेनी है आपने, लेट से बहुत सारे लोग जो हैं वो गेम्स खेलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स होती है या कुछ भी। हम एग्जांपल लेते हैं, लेट से पबजी गेम है, ठीक है, फेमस गेम हुई थी वो, काफी बच्चे उसके ऊपर थे, क्योंकि काफी लोग फेमिलियर भी हैं, तो ये एग्जांपल ज्यादा अच्छी रहेगी पबजी के ऊपर। अब क्या होता है कि पबजी जब लोग खेलते हैं तो स्टार्टिंग के ऊपर, फिर उस गेम के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें इजी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है। पे करके लोग गन्स खरीद रहे होते हैं, लोग लेवल अप करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वहां पे करके खरीद रहे होते हैं। वो पेमेंट क्यों आप करते हो? वो पेमेंट आपकी गेम में इजीनेस करती है, लेवल बढ़ाती है, गेम के अंदर कुछ चीजें खेलने वाली जिसके अंदर आप वो लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहे होते, तो आप पे करके उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट, वो चीजें लेते हो। सेम हम ये देखेंगे कि अकाउंटेंसी पैकेजेस, अकाउंटिंग तो कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर पे, पैकेजेस क्या है? पैकेजेस बेसिकली वो चीजें हैं जिसके लिए हम एक्स्ट्रा पे करके अपनी अकाउंटिंग को मोर इजी करने के लिए नए नए क्या खरीदते हैं, जो हर नया स्टेप, मतलब हर नया अकाउंटिंग का अप स्टेप खरीदते हैं, हम ये कह सकते हैं। पैकेज हमें क्या करता है सॉफ्टवेयर के अंदर, मजीद हेल्प करता है। जैसे मतलब ये एक एग्जांपल ही आप समझ लो, फॉर एग्जांपल अगर हमारा अकाउंटिंग का पैकेज है, हम अकाउंटिंग का सिंपल पैकेज यूज कर रहे हैं, सिंपल पैकेज हमारा क्या करता है कि हमने एक ट्रांजैक्शन की एंट्री पास की, ट्रांजैक्शन की एंट्री पास की। अब वो एंट्री पास हुई, लेट से उसका जर्नल बना, ठीक है, डे बुक में एंट्री पास हुई, जर्नल बना, जर्नल से लेजर में हमने एंट्री शिफ्ट करनी होती है। अब एक पैकेज हमने खरीदा जो ऑटोमेटिकली जर्नल से लेजर खुद ब खुद प्रोड्यूस करके देता, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम बस रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो 1 सेकंड में वो खुद ब खुद लेजर में कन्वर्ट हो जाता है। अगला आप पैकेज, एक और पैकेज खरीदोगे थोड़ा सा एडवांस, तो शायद वो आपको ट्रायल बैलेंस खुद ब खुद बना के दे देगा। तो फिर आपने बहुत ज्यादा एडवांस पेमेंट की या बहुत ज्यादा आपने एडवांस लेवल का पैकेज खरीदा, तो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद बन के आ रही, तो ये क्या है, ये अकाउंटेंसी के पैकेज स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर हैं स्पेशलाइज, जो कि प्रोसेस को या ट्रांजेक्शन को और इजी करते हैं, मैनुअल रिकॉर्ड से जल्दी करते हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ जर्नल हमारा कंप्यूटर बना रहा है, लेजर हम खुद मैनुअली बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस हम मैनुअली बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम मैनुअली बना रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। ये क्या है कि वो कह रहा है कि मेनी बिजनेसेस चूज टू यूटिलाइज स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट रिकॉर्ड एंड प्रोसेस द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन विद इन द बिजनेस रादर देन रिलाइंग ऑन मैनुअल रिकॉर्ड। जरा मैनुअल रिकॉर्ड, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई है कि लोग मैनुअल रिकॉर्ड करते हैं, मैनुअल यानी कि हाथों से कुछ लिख के रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्डिंग सारी सॉफ्टवेयर सिस्टम पे हो गई है। अकाउंटेंसी पैकेजेस आर ऑफन डिजाइन टू ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस ईयर एंड अकाउंट एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स व्हेन रिक्वेस्टेड। सी, वही बात जो हमने एग्जांपल में प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझ के आए, वही उसने बताया कि अकाउंटेंसी पैकेज या अकाउंटिंग पैकेजेस वो होते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करके देते हैं। ईयर एंड की रिपोर्ट कौन सी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ईयर एंड के अकाउंट्स बना के देती हैं, तो वो आपके लिए आसानी होती है कि बजाय इसके कि आप पूरे साल का रिकॉर्ड लेके, रजिस्टर लेके, कापी पेंसिल लेके बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो, तो वो बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। तो अभी आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर में सिंपल रिक्वेस्ट पुट करोगे, रन करोगे, तो सब कुछ बना बनाया आ जाएगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर चीज के हमने देखने होते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में से भी पेपर में सवाल आ सकता है, तो याद रखना है आपने कि किस, लाइक वो इस तरह से भी आपको घुमा के क्वेश्चन कर सकता है कि जो स्प्रेडशीट है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, आ सकते हैं। स्प्रेडशीट है वो क्यों, किस रीजन की वजह से बेटर है डेटाबेस के डेटाबेस के अगेंस्ट, या डेटाबेस
से बेटर अकाउंटिंग पैकेजेस कैसे हो सकते हैं, तो वो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स देगा, आपने देखना है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज इससे बेटर कैसे है? इनके एडवांटेजेस आते होंगे तो कौन सी चीज इससे बुरी है वो कैसे पता चलेगा? डिसएडवांटेजेस का पता होगा तो अच्छा है। एडवांटेजेस क्या है? रैपिड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग हो जाती है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठोगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा महीने लग जाएं उस चीज को बनाने के लिए। कंप्यूटर में चुटकियों में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। लोअर लाइकलीहुड ऑफ मिस्टेक्स, लाइकलीहुड मींस चांसेस, ठीक है, कम चांसेस होते हैं मिस्टेक के। सिस्टम में मिस्टेक के कम चांसेस होते हैं। हाथों से आप करोगे तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम यूं भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल के प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई हुई होती है कि आप कुछ मिस्टेक करते हो तो फौरन हाईलाइट हो जाती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मतलब ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग, बट मैं ये कहूंगी कि ये जो मिस्टेक का एरर चांसेस कम होता है, इसको आप अंडरस्टैंड बेटर कर सकते हो। आप अपने फोन के कीबोर्ड को देखो, उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई भी होती है ना। जैसे ही हम रॉन्ग स्पेलिंग टाइप करते हैं, हम रॉन्ग स्पेलिंग टाइप करते हैं, वो आपके टेक्स्ट को रेड कर देता है, यानी कि रेड लाइन से शो कर देता है कि मिस्टेक है, ये स्पेलिंग गलत है। इसका क्या मतलब हुआ? सेम सॉफ्टवेयर के अंदर इसी तरह होता है कि चांसेस ऑफ मिस्टेक कम होते हैं। आप कुछ चीज गलत इंटर कर रहे होते हो तो वो शायद उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर आपको वहीं पे स्टॉप कर देता है। तो ये सॉफ्टवेयर का की या अकाउंटेंसी पैकेजेस की अच्छी बात है। रैपिड प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रैपिड मींस जल्दी, क्विकली, बहुत जल्दी रिपोर्ट बना देता है, बहुत जल्दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देता है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? यूजुअली रिक्वायर्स ट्रेनिंग बिफोर यूज। डेफिनेटली कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी अकाउंटेंसी पैकेज है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी पैकेज, पैकेज मतलब वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक नया फीचर आप कह सकते हो। कोई भी नया फीचर आएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बाय गॉड या बाय नेचर ऑलरेडी जानता है। नहीं, हर बंदे को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हर बंदे को जानना होता है, या विद द पैसेज ऑफ टाइम आप करते 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 चीजें देखते देखते सीखते हो। तो ट्रेनिंग तो रिक्वायर्ड होगी। ये डिसएडवांटेज है कि नया पैकेज आया, सब इम्प्लॉयज को सिखाना पड़ेगा। पैकेजेस कैन बी एक्सपेंसिव टू परचेज एंड इंस्टॉल। मैं एग्जांपल आपको लेके आई थी किधर से? पबजी से। तो पबजी के अंदर शुरू के कुछ लेवल्स के अंदर छोटी चीजें बाय करने में कम पैसे लगते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पबजी के डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा थे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा पैसा इसके ऊपर जाया भी किया था। तो इसका मतलब क्या है कि पैकेजेस, अगर अकाउंटिंग अकाउंटिंग के पैकेजेस तो बुरी बात नहीं है खरीदना, वो तो आपके काम को आसान करेगा, तो आपके बिजनेस को अच्छा करेगा, तो उसके लिए लेकिन आपको वो एक्सपेंसिव भी पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो पैकेज खरीदा है उसका उतना बेनिफिट आपको ना हो रहा हो जितना कि आपने उस पर खर्चा कर। तो बहुत केयरफुली आपने देखना है। मे बी अननेसेसरी फॉर अ स्मॉल बिजनेस विद, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही बात कर ली कि उतना आपको जरूरत ही ना हो जितना आपने उसके ऊपर खर्चा कर लिया। जैसे कोई छोटा स्मॉल बिजनेस है, वो रैंडमली इसी तरह एक्सेल वगैरह पे भी चल सकता था या किसी सिंपल सॉफ्टवेयर में भी चल सकता था, और आपने इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर या पैकेजेस खरीद लिए हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी वहां पे रहते हैं। ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हमने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज दैट डेटाबेस हैव ओवर स्प्रेडशीट। कौन सा ऐसा एडवांटेज है जो कि डेटाबेस का नहीं है, स्प्रेडशीट का है? लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड तो दोनों में ही था। बेटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आई थिंक सो डेटाबेस में ज्यादा होती है, स्प्रेडशीट में कम होती है। लेस डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस में हमने देखा था। ग्रेटर ईज ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, वो तो दोनों में हो सकता है। एक्सेल में भी डुप्लीकेशन आई थिंक सो लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हम कह सकते हैं। क्यों? नॉट एन एडवांटेज ऑफ दैट डेटाबेस है ओवर स्प्रेडशीट, मतलब कौन सा ऐसा एडवांटेज नहीं है जो कि, नॉट एन एडवांटेज दैट डेटाबेस है जो कि डेटाबेस का है लेकिन स्प्रेडशीट का नहीं है, तो आप कह सकते हो कि लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे
मैं ये कह सकती हूँ कि आजकल का ये टाइम का और अच्छा टॉपिक और पेपर में टेस्ट भी हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग, और इससे हम आगे चलेंगे एआई पे। एआई पे अब हम शिफ्ट होंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? जो लोग तो आईफोन यूजर्स हैं उनको तो पता होना चाहिए कि कंप्यूटिंग का तो नहीं पता होना चाहिए, क्लाउड का पता होना चाहिए कि क्लाउड क्या है। क्लाउड बेसिकली इंटरनेट के ऊपर, आप जैसे आईफोन का मैंने क्यों बोला कि जो लोग आईफोन के यूजर्स हैं उनको पता होगा, क्योंकि आईफोन वाले क्या करते हैं, अपने फोन में कम स्टोरेज देके फिर वो कहते हैं कि क्लाउड बाय करो, क्लाउड में स्टोरेज बाय करो। यानी कि क्लाउड आपको ऑप्शन देता है कि इंटरनेट के ऊपर आप डाटा अपना सेव करो, वहां पे जीबीज मिल रहे होते हैं। कुछ पैसे पे करने के साथ आपको जीबीज मिल रहे होते हैं, आप वहां पे अपना डाटा क्या करते हो, सेव रखते हो। तो क्लाउड बेसिकली इंटरनेट के ऊपर आपका डाटा सेव हो रहा होता है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सी कंप्यूटिंग है? इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटिंग। मतलब इंटरनेट के ऊपर आप पूरा का पूरा सारा कुछ कर रहे होते हो, अपना अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने पोर्टल, हर चीज इंटरनेट पे बना रहे होते हो। जैसे ये हम किसी भी कंपनी का जाते हैं ना, www. फलां कंपनी, तो उन्होंने नेट के ऊपर सारा बनाया हुआ होता है, वो इंटरनेट से ही हम ओपन कर पाते हैं। तो ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इट अवॉइड्स द नीड फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वर सर्विसेज स्टोर्ड ऑन फिजिकल कंप्यूटर। जैसे डेटाबेसेस जो होते हैं ना, डेटाबेसेस कंपनी अपने बनवाती है, तो उसके लिए कंपनी को सिस्टम फिजिकली चाहिए, और उसमें वो डेटाबेसेस इंस्टॉल करके विदाउट इंटरनेट उसके ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे स्प्रेडशीट है तो उसके ऊपर भी विदाउट इंटरनेट काम हम कर सकते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? थ्रू आउट इंटरनेट, आपके पास इंटरनेट हो तो इंटरनेट, बेशक आप मोबाइल फोन में भी आप अपनी कंपनी का सारा डाटाबेस ओपन कर सकते हो, यानी कि ये सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ ओपन कर सकते हो। इट स्टोर्स दीज विद क्लाउड सर्विस सर्विस प्रोवाइडर। अब होता क्या है, आप अपना सारा डाटा किधर स्टोर करते हो? नेट के ऊपर बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, मतलब डिफरेंट तरह के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। उनके साथ आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके साथ आप अपनी कंपनी के लिए वो मतलब बनवाते हो अपना क्लाउड, और वहां पे स्टोर कर रहे होते हो। अब जैसे मैंने आईफोन की एग्जांपल ली कि आप ऑनलाइन अपना क्लाउड के अंदर डाटा सारा सेव कर रहे होते हो, वहां पे जा सारा डाटा जा रहा होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब अकाउंटिंग के भी क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अंदर हम लोग ना आगे चल के देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, वो बेसिकली नेट पे ही बन रही होती है, तो लोग अपनी अपनी अकाउंटिंग उसके अंदर कर रहे होते हैं। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली रिमोट सर्वर के थ्रू होस्ट होता है। रिमोट सर्वर मतलब कहीं पे भी आप बैठे हुए हो, थ्रू इंटरनेट आप उसके साथ कनेक्ट हो गए, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो, किसी भी जगह बैठ के आप ओपन कर सकते हो। क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वर्क इन एसेंशियल द सेम वे एज ऑल क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। मतलब ये नहीं है कि जैसे सिंपल फोन का क्लाउड स्टोरेज रखता है तो वो डिफरेंट होगा, या हर कंप्यूटर का या हर कंपनी का या हर क्लाउड डिफरेंट काम करेगा। ये जैसे नॉर्मली क्लाउड सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग का भी होता है। ऐसा नहीं होता कि अकाउंटिंग के लिए कुछ स्पेशल बहुत सारा रखा हुआ होगा, नहीं। जैसे नॉर्मली क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर काम करते हैं, वैसे अकाउंटिंग का भी अकाउंटिंग के लिए बना हुआ होता है। इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर हो रही होती है, इंफॉर्मेशन वहां पे हमेशा एक्सेसिबल रहती है। जैसे ना, इसको इस बात को समझने के लिए आप ये देखो, लेट से फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे किसी बंदे की डेथ हो जाती है, तो उसका जीमेल अगर जो है ना, वो पूरी जिंदगी जीमेल रहेगा। उसके जीमेल के अंदर जो, उसके गूगल के अंदर उसने अपना डाटा, पिक्चर्स पोस्ट की हुई है, मतलब पोस्ट क्या, पिक्चर सेव की हुई है, जो ईमेल्स हैं, आप देखो ना हमारी ईमेल्स, आपका अगर ईमेल बना हुआ है आज से 10 साल पुराना, आप उस ईमेल को खोलोगे, 10 साल पुरानी ईमेल भी उधर ही पड़ी हुई होगी अगर आपने डिलीट नहीं किया। ये क्या है? ये सारी क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो है बेसिकली। ये इंटरनेट सोर्सेज के ऊपर ही तो आप डाटा सेव कर रहे होते हो। Users can log in and perform accounting practices on computer and on the planet with the internet connection। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि
मोबाइल फोन के थ्रू आप कनेक्ट होके वहां पे जो भी आपने अकाउंटिंग की काम करना है, जो भी किया आपने, वो सारा कुछ करने के बाद आप उसको क्लोज कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑनलाइन आपने कोई क्विक बुक या कोई और क्लाउड में सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मीन्स दैट द बिजनेस डज नॉट हैव टू पे फॉर, अब ये देखना, पे फॉर इंस्टॉल, मैनेज और प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आप वो क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको, जैसे हम लोग कंपनी के अंदर क्या होता है कि एक अगर कंप्यूटर है तो उसके अंदर आप कोई नया टैली का या किसी और सॉफ्टवेयर या किसी और डेटाबेस को लाते हो ना, तो आप उसके अंदर वो पहले इंस्टॉल कराते हो, उसके लिए खरीदते हो वो इंस्टॉलेशन के लिए जो लाइक सीडी है या जिसमें भी वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। और फिर प्रोटेक्शन के लिए भी आपको देखना पड़ता है कैसे प्रोटेक्ट करें। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कुछ भी आपको खुद नहीं करना पड़ता। जो क्लाउड प्रोवाइडर है ना, वो उनको उनसे आपने एक बार कमिटमेंट कर लिया कि वो क्लाउड पे आप काम कर, मतलब उधर ही आप काम कर रहे हो, वही आपका कोई नई इंस्टॉलेशन आती है वही आप इंस्टॉल करेंगे, वही मैनेज करेंगे, वही सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हर चीज। अब जैसे मेरा जीमेल है, मेरे जीमेल का पासवर्ड यूजर नेम है, जब तक खुद किसी को नहीं दूंगी तो जीमेल तो मेरा किसी के पास नहीं जाता ना। तो ये क्या है, सिक्योरिटी सेफ्टी हर चीज, उसके अंदर कोई चीज नहीं आती है तो वो सॉफ्टवेयर क्लाउड वाले ही खुद ही इंस्टॉल करते हैं, खुद ही सब कुछ होता है अपडेट, हमें नहीं करने की जरूरत होती। जैसे हमने पीछे हर सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, यहाँ पे भी हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखने। स्टोर एंड डाटा शेयर, ऑनलाइन है, नेट के ऊपर है, तो जाहिर है स्टोर भी डाटा कर सकते हैं हम इसके अंदर। उसके अलावा हम इसको क्या करेंगे, शेयर भी डाटा किया जा सकता है, बट उसके लिए फिजिकल हमें ड्राइव की जरूरत नहीं है। आप देखो ना, किसी कंप्यूटर की जीबी मेमोरी जो है वो 256 GB है, तो वो इतना डाटा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर वो डाटा रिकॉर्ड ज्यादा करेगा, उसको हार्ड ड्राइव चाहिए होगी, मतलब अलग से एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए होगी। तो क्लाउड के अंदर जितना मर्जी डाटा स्टोर करो, कोई लोकल ड्राइव नहीं चाहिए होती, कुछ भी नहीं चाहिए होता, फिजिकल नहीं चाहिए होती आपको, फिजिकल लोकेशन भी इवन नहीं चाहिए होती, आप अपना पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन बना सकते हो। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज है, जिधर भी आप एक्सेस करना चाहो। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एसीसीए का पोर्टल है, यानी कि जो स्टूडेंट का पोर्टल है, आप देखो एसीसीए का पोर्टल दुनिया के किसी कोने में भी आप बैठे हुए जहाँ इंटरनेट की एक्सेस है, आप खोल सकते हो, चाहे वो फोन पे खोलो, चाहे आप किसी भी जगह खोलो, वो खोल सकते हो, ऑन डिमांड एक्सेस है। जब एवरी टाइम यू डाउनलोड एन, वो एग्जांपल दे रहा है, जैसे ऐप फ्रॉम आईटून और प्ले स्टोर, यू आर डाउनलोडिंग इट फ्रॉम क्लाउड सर्विस, मतलब कहीं पे भी आप आईफोन की टोन बैठ के डाउनलोड करना चाहो तो क्लाउड से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब मोर फ्लेक्सिबल वर्क होता है एम्प्लॉयज के लिए, उनको ऐसा नहीं होता कि हर वक्त प्लग इनटू रहे, मतलब हम उन्हें हमेशा कंपनी के अंदर बैठ के सिस्टम पे काम करना पड़े, नहीं, कहीं पे भी आप बैठे हो। अब जैसे अगर कंपनी की कोई मेल आती है तो हम कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर लेते हैं। कोलैबोरेशन होती है, फैसिलिटीज होती हैं डिफरेंट अदर, उसके साथ जो कोलैबोरेशन मतलब वर्क फोर्स होती है वो सारी कोलैबोरेट कर सकती है, सबके पास सेम इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है एट अ टाइम। तो बहुत अच्छी बात है कि साइमल्टेनियसली एट अ टाइम डिफरेंट यूजर्स, आप लोग देखो एसीसी के पोर्टल सबके सेम टाइम पे एक्सेस हो रहे होते हैं, सब लोग अपने काम खुद ही कर रहे होते हैं उसके ऊपर। मोर competitive है, मतलब स्मॉलर फॉर्म्स के अंदर ये टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है कि आपको कंपटीशन मिलता है, आप उसके अंदर डाटा अच्छा स्टोर कर सकते हो, मतलब ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, बहुत अच्छी बात है इसको यूज करना। ईजियर स्केलिंग है, मतलब ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि साइज जितना मर्जी करो, उसके अंदर जितनी मर्जी नंबर ऑफ यूजर्स हों, जितनी मर्जी लंबी ट्रांजेक्शन करो, मेंटेनेंस की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, रेगुलर वो कोई भी खुद ही सॉफ्टवेयर करता रहता है, क्लाउड प्रोवाइडर चेक करते रहते हैं, बैकअप्स होते हैं इसके अंदर, हर चीज का बैकअप होता है, आपको बैकअप करने की जरूरत नहीं होती, सब डाटा स्टोर हुआ होता है। कोई डिजास्टर रिकवरी, मतलब कोई अगर हैक करने की कोशिश करे या कोई